अध्याय 3191। ईश्वर युद्ध पुरस्कार। उनके जाने के लिए अंतरिक्ष सुरंग बंद होने से पहले रॉकी डी ने मुड़कर हान सेन से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया को तोड़ना कमाल की बात है? दुनिया को तोड़ने में ताकत होती है, और तुमने अभी दुनिया को तोड़ दिया। बहुत से कुलीन लोग तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक दो ऐसे हैं जो मार सकते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मास्टर बाओ र को अपने साथ जाने देता। मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं सौंपूंगा, हान सेन ने शांति से कहा। मैं किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। रॉकी डी ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की। अंतरिक्ष सुरंग से निकलते हुए उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। अंतरिक्ष सुरंग को बंद होते देख हान सेन ने खुद से कहा, अगर मैं सचमुच ऐसा ही सोचता हूं तो ये सब बहुत बड़ी मुसीबत होगी। हान सेन ने मुकाबलों के शीर्ष 4 राउंड में प्रवेश किया और बाओ एयर भी उसमें शामिल हो गया। उनकी किस्मत भी बहुत खराब नहीं थी। उन्हें एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा किया गया था, उन्हें उन बाकी लोगों से लड़ना था जो शीर्ष 4 में थे। हान सेन दर्शकों की भीड़ देखकर काफी हैरान थे। सेमीफाइनल मुकाबलों में न तो हान सेन का और न ही बाओ एयर का कोई प्रतिद्वंदी आया। उन्होंने हार मान ली थी और खेल छोड़ दिया था। यह अब तक का सबसे उबाऊ सेमीफाइनल था और यही बात फाइनल पर भी लागू होने वाली थी। सेमीफाइनल तो हुआ नहीं और फाइनल भी कोई खास मुकाबला नहीं होने वाला था। बाओ एयर ने तुरंत खेल छोड़ दिया, जिससे हान सेन को देवताओं के मुकाबलों में नंबर 1 रैंक हासिल करने में मदद मिली। बाकी 2 लोग जीनो ब्रह्मांड में बहुत मशहूर थे। जहां तक उनके स्वीकारोक्ति की बात है, लोगों ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। सबको पता था कि हान सेन से लड़ना शायद बेकार है, इसलिए सबने सोचा कि अगर वे उनकी जगह होते तो हार मान लेते। बाओ र के खिलाफ भी यही बात लागू होती। आखिरकार वे देव आत्माओं को नियम तोड़ने पर मजबूर करने में कामयाब भी हो गए थे। उनके लिए उस जोड़ी से लड़ने के बारे में सोचना भी अजीब होता। कोई भी ऐसे अन्यायपूर्ण माहौल में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। अगर वे अंतरिक्ष युद्ध भूमि में प्रवेश करते तो हार मानने पर भी शायद जिंदा बच नहीं पाते। अगर वे हार नहीं मानते तो वे ईश्वरीय आत्मा जीन रेस का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर वे उनका इस्तेमाल करते तो उन्हें उन ईश्वरीय आत्माओं द्वारा दंडित किया जाता जिनके प्रति उन्होंने अपनी वफादारी का वादा किया था। अगर वे उनका इस्तेमाल नहीं करते और डॉलर और इंगोट से नहीं लड़ पाते तो यह एक ऐसी लड़ाई होती जिसमें वे लगभग खुद को भट्टी में झोंक रहे होते। यह एक मौत की कामना थी। बेवकूफ लोग भी सबसे अच्छा तरीका जानते थे। हान सेन देवताओं की लड़ाई के इतिहास में सबसे अपमानजनक विजेता थे, लेकिन किसी ने भी उनके विजेता होने के दावे और उनकी ताकत पर सवाल नहीं उठाया, जिसने उन्हें नंबर 1 स्थान दिलाया। हालांकि उसने बिना लड़े ही जीत हासिल कर ली थी, फिर भी हान सेन को अच्छा लग रहा था। उसके पास इस बात पर सोचने का समय नहीं था कि बिना लड़े देवताओं की लड़ाई जीतना सही है या नहीं। उसे तो बस नतीजों की परवाह थी। जब हान सेन ने देवताओं की लड़ाई में पहला स्थान हासिल किया तो अंतरिक्ष युद्ध भूमि में एक रोशनी चमकी। वो हान सेन पर गिरी, जिससे उसका शरीर गायब हो गया। हान सेन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वो एक टेलीपोर्टेशन लाइट थी, उससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हान सेन की दृष्टि बार बार चमक रही थी। जब वो फिर से देखने में सक्षम हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वो एक विशाल देवकक्ष के अंदर है। देवालयों को पहचानना सबसे आसान था। बीच में एक ज्योति थी जो बहुत पुरानी और रहस्यमयी थी। उस ज्योति में छोटी छोटी बत्तियां थीं, कम से कम 10,000 तो होंगी ही। हान सेन इन लालटेनों से अनजान नहीं थे। ये 10,000 लालटेनें रेस की लालटेनें थीं। हर रेस लालटेन पर रेस का नाम लिखा था। पहली वाली अभी भी वेरी हाई थी। हान सेन ने ध्यान से रेस के लालटेनों को देखा। अजीब बात यह थी कि उसे मानव जाति का कोई लालटेन नहीं दिखाई दिया। जाहिर है, इंसानों ने अभी तक अपने लालटेन नहीं जलाए थे। मायावी भगवान गॉड हॉल के सिंहासन पर विराजमान थे। हान सेन उस आदमी से अच्छी तरह वाकिफ थे। अब उन्हें गॉड हॉल मास्टर कहना चाहिए था, जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली रीबूट गॉड स्पिरिट है। इंसानों के लिए अपने लिए लालटेन जलाना नामुमकिन है, गॉड हॉल लीडर ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि जीनो ब्रह्मांड में इंसानों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उनका अस्तित्व तो समझ में आता है, हान सेन ने हंसते हुए कहा। अगर इंसान पहले से ही जीनो ब्रह्मांड में मौजूद है तो हम लालटेन क्यों नहीं जला सकते? ये तथ्य कि आप नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप नहीं कर सकते, गॉड हॉल लीडर ने कहा। कोई कारण नहीं है, आप बस नहीं कर सकते। अगर इंसानों ने सचमुच जीनो ब्रह्मांड में लालटेन जलाई है तो चलिए एक पल के लिए दूसरों का जिक्र न करें, लेकिन मेरे जैसे ईश्वरीय आत्माएं भी ऐसी घटना को नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्रिस्टलाइजर को लालटेन जलाने देना ही सबसे अच्छा है जो हम कर सकते हैं।
ठीक है, वैसे भी मुझे इंसानों द्वारा लालटेन जलाने की परवाह नहीं है। देवताओं की लड़ाई में प्रथम आने का इनाम अब मेरा होना चाहिए, है ना? हान सेन ने गॉड हॉल लीडर की बात पर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। गॉड हॉल लीडर ने हान सेन द्वारा फिर से नियम तोड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा। वो तुरंत उससे सहमत हो गया। उसने जीन अंडा हान सेन की ओर फेंका। वो उसके हाथों में आ गिरा। गॉड हॉल लीडर हान सेन की तरफ मुस्कुराया। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह एक दुर्लभ जीन वाला अंडा है। यह एक पवित्र जुबान कछुआ है। क्या आप तुम संतुष्ट हो? मुझे लगा था कि आपने कहा था कि नंबर 1 चुन पाएगा कि उसे कौन सा दुर्लभ जीन वाला अंडा चाहिए। क्या मुझे कछुआ नहीं दिया जा सकता? हान सेन ने उस काली चीज को देखा। वह बहुत ही साधारण लग रही थी। ठीक है। गॉड हॉल लीडर ने ताली बजाई। हान सेन के सामने भाग्य का पहिया प्रकट हुआ। हान सेन ने भाग्य के पहिए को देखते हुए पूछा, ये सारे टुकड़े इतने खाली कैसे हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या मिलने वाला है? गॉड हॉल लीडर हंसा। बस घुमाओ, चाहे जो भी टुकड़ा मिले मैं जुबान पवित्र कछुआ लिख दूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके लिए भाग्य के पहिए की क्या जरूरत थी? हान सेन ने ठंडे भाव से गॉड हॉल लीडर की ओर देखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको ऐसा महसूस करा सके कि आप नियंत्रण में हैं। यह आपके दिल को संतुष्ट कर सकता है और थोड़ा रोमांचित कर सकता है। गॉड हॉल लीडर ने पहिए की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी करो और इसे घुमाओ। घूमने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना आजाद हूं? बोलते हुए हान सेन की आंखें झपक गईं। ठीक है, इससे तुम्हारा कुछ समय बच जाएगा। गॉड हॉल लीडर ने हान सेन की इतनी समझ की तारीफ की। उसने ताली बजाए। भाग्य का बड़ा पहिया गायब हो गया। आमतौर पर आपको अपना इनाम लेने के लिए यहां आने की जरूरत नहीं है, गॉड हॉल लीडर ने हान सेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। आज मैंने आपको आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं व्यस्त हूँ। मुझे अभी भी अपने बच्चों को खाना खिलाना है। क्यों न हम इस बारे में फिर कभी बात करें? उसे विश्वास नहीं हुआ कि गॉड हॉल लीडर उसे कहानियां सुनाने के लिए इतनी आसानी से अंदर बुला लेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गॉड हॉल लीडर ने ऐसे कहा जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़े। मुझे लगता है कि मानवता का विलुप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो रहा है? हान सेन को मानना पड़ा। गॉड हॉल लीडर ने पूछा, क्या आप बाहरी आकाश में गए हैं जहां अति उच्च विचरण करते हैं, है ना? आप जानते हैं कि वह स्थान कैसा है? हान सेन ने कहा, मैंने सुना है कि यह वास्तविक दुनिया और भौतिक विरोधी दुनिया के बीच के क्षेत्र में रहता है। मुझे कभी पता नहीं चला कि इन दावों में कोई सच्चाई है या नहीं। गॉड हॉल लीडर ने सिर हिलाया। हाँ, बाह्य आकाश वास्तव में एक बफर जोन है जो वास्तविक दुनिया और प्रति भौतिक दुनिया के बीच स्थित है। ऐसे बफर जोन में, जैसे कि बाह्य आकाश में स्थित झील, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये वास्तविक दुनिया और प्रति भौतिक दुनिया के बीच एक स्पष्ट दरार है। इसीलिए लोग उस प्रति भौतिक झील से कुछ चीजें निकाल सकते हैं। हान सेन को इतना तो अंदाजा हो ही गया था। उसे हमेशा से यह जानने की उत्सुकता थी कि ऐसी गड़बड़ी क्यों होती है। गॉड हॉल लीडर समझ गया था कि हान सेन क्या सोच रहा था। उसने आह भरी और कहा, इसका कुछ संबंध गॉड कैस पार्टी और गॉड स्पिरिट्स के विरुद्ध युद्ध से है। सीधे शब्दों में कहें तो एक बड़ी लड़ाई और एक रीबूट के बाद ब्रह्मांड पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अब इसमें कई गड़बड़ियां हैं। इसीलिए आप और किन शियू जैसे लोगों को अस्तित्व में रहने की अनुमति है। आप वास्तविक दुनिया और भौतिक विरोधी दुनिया के बीच पुनर्जन्म लेते हैं। इसीलिए मून गॉड और झो डोंग लाई जैसी आत्माएं हैं। वे पिछले जन्म की यादें साथ लेकर चलते हैं। तुम मुझसे वो गड़बड़ियां ठीक तो नहीं करवाओगे, है ना? हान सेन ने जल्दी से पूछा। मेरे पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। गॉड हॉल लीडर ने आंखें घुमाई। मुझे पता है कि तुम्हारे पास वह शक्ति नहीं है। गॉड कैस पार्टी एक बफर जोन में है। वे वास्तविक दुनिया और भौतिक विरोधी दुनिया के बीच एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वे अभी तक इसमें सफल नहीं हुए हैं, लेकिन बेहतर होगा कि उनकी हरकतों पर लगाम लगा दी जाए। इसलिए ऐसा कहने के बाद गॉड हॉल लीडर मुस्कुराया और हान सेन की ओर देखा। जब हान सेन फैंग परिवार के महल में लौटा तो उसे थोड़ा निराशा हुई। जुबान पवित्र कछुआ अच्छा था। यह एक दुर्लभ जीन प्रजाति थी। बस यह एक नवजात शिशु था जो हाल ही में अंडे से निकला था। इसकी रक्षा क्षमता बहुत ही भयानक थी। इसके साथ मिलकर एक जुबान पवित्र शरीर प्राप्त होता था। इससे शरीर की शक्ति बढ़ जाती थी और उसे हिला देने वाली शक्ति मिलती थी। जुबान पवित्र कछुआ हर चीज में अच्छा था।
बस एक ही समस्या थी कि जुबान पवित्र कछुआ पृथ्वी तत्व शक्तियों का इस्तेमाल करता था। ये डोंगा जुबान सूत्र या जेडस्किन के साथ ठीक से मेल नहीं खाता था। इसलिए इसका इस्तेमाल उन दोनों कौशलों की विपरीत जीन वाली जातियों के साथ नहीं किया जा सकता था। हान सेन सोच रहा था कि क्या गॉड हॉल लीडर देवताओं की लड़ाइयों में उसके व्यवहार का बदला ले रहा है। उसे एक अच्छा इनाम देना भले ही अच्छा लगता, लेकिन असल में गॉड हॉल लीडर उसे एक ऐसी जीन प्रजाति दे रहा था जिसका हान सेन को कोई फायदा नहीं था। इससे हान सेन को बहुत बुरा लगा। लगता है मुझे उस बफर जोन में जाना ही पड़ेगा, वरना दुर्लभ जीन वाली नस्लें पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हान सेन ने आह भरते हुए कहा। उसने फिर भी जुबान पवित्र कछुए को विकसित करने के लिए काले क्रिस्टल कवच का इस्तेमाल किया। हालांकि वह इसे रिवर्स जीन रेस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फिर भी यह हान सेन की पहली दुर्लभ जीन रेस थी। अगर उसे कोई गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स मिल जाए जो इसके साथ अच्छी तरह मेल खाए, तो वह इसे गॉड स्पिरिट जीन रेस के स्तर तक बढ़ा सकता था। कम से कम ये किसी न किसी रूप में उपयोगी तो होगी। आत्मा के सागर में जुबान पवित्र कछुए को काले क्रिस्टल कवच को निगलते देख वह एक काले गोले में बदल गया। हान सेन को गॉड हॉल लीडर द्वारा कही गई बातें याद आ गईं। गॉड हॉल लीडर के सिद्धांतों के अनुसार दुनिया को तोड़ने वाली शक्तियों को ब्रेक वर्ल्ड कहा जाता था। बहुत कम कुलीन वर्ग वास्तव में ब्रेक वर्ल्ड का इस्तेमाल कर पाते थे। गॉड कैस पार्टी का नेता ऐसा ही एक व्यक्ति था और किन शिन उससे बमुश्किल आधा था, लेकिन अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। किन शियू उससे आधे ही थे। इसका कारण ये था कि उन्होंने जीनो ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए दुनिया में एक गड़बड़ी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ऐसा करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। हान सेन दुनिया को तोड़ने में असमर्थ था। वह राज्यों के ब्रह्मांड में जाने में सक्षम था। इसका कारण विश्वदेव राजा की शक्ति थी। सुपर गॉड स्पिरिट मोड तो मजबूत था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल किसी दूसरी दुनिया में घुसने के लिए नहीं कर सकता था। हान सेन अभी अभी ब्रेक वर्ल्ड लेवल पर पहुंचा था। वह लगभग एक नौसिखिया ही था। वह अभी भी असली ब्रेक वर्ल्ड लेवल से बहुत दूर था। दरअसल हान सेन सिर्फ दुनिया को तोड़ने में ही कामयाब नहीं हुआ। यहां तक कि गॉड कैस पार्टी का नेता, जो पहले गॉड कैस पार्टी का उपाध्यक्ष था, दुनिया तोड़ने के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। जब एक बड़ी लड़ाई हुई और ब्रह्मांड को फिर से चालू करना पड़ा, तो दुनिया गड़बड़ियों से बिखर गई। अब गॉड कैस पार्टी का नेता उन गड़बड़ियों का इस्तेमाल करके एक सुरंग बनाने की योजना बना रहा था जिससे दूसरे ब्रह्मांड तक पहुंच संभव हो सके। हान सेन को यह नहीं पता था कि दुनियाओं के बीच रास्ता बनाने से गॉड कैस पार्टी को क्या लाभ होगा, इसलिए उसने इसके बारे में पूछा। गॉड हॉल लीडर ने हान सेन की ओर देखा, अपने होंठ चाटे और कहा, ये दोनों विपरीतताओं से बने हैं। जीनो ब्रह्मांड के लिए राज्यों का ब्रह्मांड भौतिक विरोधी दुनिया है। राज्यों के ब्रह्मांड के लिए जीनो ब्रह्मांड भौतिक विरोधी दुनिया है। इसका मतलब है कि एक ब्रह्मांड के लिए दूसरे को नर्क माना जा सकता है। जब दोनों दुनियाओं के बीच सुरंग खुलती है तो इन दोनों ब्रह्मांडों के जीव ब्रह्मांडों के बीच जा सकते हैं। ये नर्क से राक्षसों के रेंग कर साधारण दुनिया में आने जैसा होगा। दोनों ब्रह्मांड अराजकता में होंगे। हान सेन ने अपनी नाक रगड़ी। वह जानता था कि गॉड हॉल लीडर का मतलब था कि वह एक राक्षस है और उसके पास इस दावे के खिलाफ खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। चूंकि वह राज्यों के ब्रह्मांड में था, उसने वास्तव में कुछ भी सकारात्मक नहीं किया था। गॉड हॉल लीडर ने हान सेन को यह भी बताया कि राज्यों के ब्रह्मांड के प्राणियों को विश्व तोड़ने की शक्तियों का अभ्यास करने में बहुत कठिनाई होगी। अगर दोनों दुनियाएं खोल दी जाएं, तो हान सेन या किन शियू जैसे कई प्राणी प्रकट होंगे जो आसानी से विश्व तोड़ने की शक्तियां सीख सकते हैं। गॉड कैस पार्टी उन प्राणियों को अपने में समाहित करना चाहती थी। अगर ऐसी स्थिति आ ही गई तो दुनिया को तोड़ने वाले बहुत से लोग प्रकट हो जाएंगे। यहां तक कि देव आत्माएं भी दुनिया पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगी। इसका परिणाम निस्संदेह बहुत गंभीर होगा। सौभाग्य से अभी दुनिया में कुछ गड़बड़ियां थीं। दुनियाओं को तोड़ना आसान नहीं होगा। देव अराजकता पार्टी अभी योजना के शुरुआती चरण में ही थी। अगर यह कामयाब भी होगी तो भी अगर वे इसे तोड़ना चाहते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, तो भी ब्रह्मांड की संरचना में छेद करने में 1 अरब साल लगेंगे। गॉड हॉल लीडर को हान सेन से गॉड कैओस पार्टी को नष्ट करने की उम्मीद नहीं थी। वो बस यही चाहता था कि हान सेन गॉड कैओस पार्टी को कुछ परेशान करे। रीबूट होने के बाद दोनों ब्रह्मांडों के बफर जोन टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हर परत आपस में जुड़ी नहीं थी। बाहरी आकाश, जो अति उच्च का था, बस एक परत थी। यही वो परत थी जो जीनो ब्रह्मांड के सबसे करीब थी। बाहरी आकाश के समान 33 बफर जोन मौजूद थे। ये ऐसी जगहें थीं जहां दिव्य आत्माएं नहीं जा सकती थीं।
दिव्य आत्माओं के लिए ऐसी जगहों पर जाना खतरनाक था। चूंकि दोनों ब्रह्मांडों के बीच एक खाली जगह थी, इसलिए जीनो हॉल और देव मंदिर महल काम नहीं कर पाएंगे। अगर देव आत्माएं वहां मर जाती तो वे अपने देव मंदिरों में दोबारा नहीं आ पाती। पिछले दिनों उन्हें जो खबर मिली थी, उसके अनुसार गॉडकैस्ट पार्टी ने साम्राज्यों के ब्रह्मांड के पास 7 परतें तोड़ दी थीं। बाकी परतों को तोड़ने में उन्हें अभी भी काफी समय लगेगा। अब 7 परतें गॉडकैस्ट पार्टी के कब्जे में थीं। अगर गॉड स्पिरिट्स ऐसी जगह में प्रवेश करते तो उन्हें सावधान रहना पड़ता। उनकी प्रगति की खबर मिले काफी समय हो गया था। गॉड हॉल लीडर कह रहा था कि वह चाहता था कि हान सेन वहां जाए और गॉडकैस्ट पार्टी के जितने भी सदस्यों को मार डाले। अगर वह उन्हें मार नहीं पाया तो कम से कम कुछ जानकारी तो जुटा ही सकता था। इस तरह वो पता लगा सकता था कि गॉडकैस्ट पार्टी कितनी परतों में सेंध लगाने में कामयाब रही है। गॉड हॉल लीडर ने वादा किया था कि अगर हान सेन उसे सही खबर देगा तो वह हान सेन को एक बहुत ही खास और दुर्लभ जीन रेस दे सकता है। जाहिर है हान सेन को यह बहुत पसंद आएगा। यह एक आकर्षक प्रस्ताव था, लेकिन गॉडकैस्ट पार्टी का इलाका ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई आजादी से घूम फिर सके। हान सेन के पक्ष में बस एक ही बात थी कि बफर जोन के अंदर होने पर दोनों ब्रह्मांडों की शक्तियां दबी नहीं होंगी। वहां रहकर हान सेन अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था और उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। बेशक हान सेन को और भी ज्यादा लुभाने वाली चीज थी गॉड कैओस पार्टी के सदस्यों के देव मंदिरों को नष्ट करके वह ज्यादा देव ठिकाने हासिल कर सकता था। कोई भी कम देव ठिकाने नहीं चाहता था। हान सेन ने गॉड हॉल लीडर से पूछा था कि गॉडकैस्ट पार्टी के सदस्यों को गॉड स्पिरिट्स क्यों नहीं कहा जाता, जबकि उनके पास गॉड टेम्पल और गॉड बेस होते हैं। गॉड हॉल लीडर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हान सेन को वहां पहुंचने का रास्ता बताया। हान सेन इसे देखने के लिए उत्सुक था। उससे पहले वह किन साम्राज्य का अल्फा मंदिर देखना चाहता था। किन साम्राज्य में ऐसे लोग जरूर रहे होंगे जो दुनिया को तोड़ सकते थे। चलो किसी और का जिक्र नहीं करते, लेकिन जियान बूगू जरूर दुनिया तोड़ने वालों में से एक रहा होगा। मेरी शक्तियां ब्रह्मांड द्वारा सीमित है, अल्फा मंदिर को तोड़ना मुश्किल होगा, हान सेन सोचता रहा। उसने फिर भी अल्फा मंदिर में घुसकर देखने की योजना बनाई। मुसीबतों से बचने के लिए हान सेन किन बाई को ढूंढने निकल पड़ा। उसने किन बाई को अपने साथ अल्फा मंदिर ले जाने की योजना बनाई। किन साम्राज्य के भावी राजा किन बाई के वहां होने से अगर उसे खोज लिया गया तो एक बड़ी समस्या भी छोटी हो सकती थी। वह एक छोटी सी समस्या को भी समस्या में बदल सकता था। वह बहुत सी अनावश्यक परेशानियों से बच सकता था। किन बाई, क्या बाओ एर घर पर है? जब किन बाई फैंग परिवार के महल में गया तो वह अंदर नहीं गया। उसने अपने आदमियों से हान सेन को बाहर लाने को कहा। वो गुस्से में लग रहा था। मैं फैंग येन के साथ बगीचे में खेल रहा हूं, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर युवराज उसे चाहते हैं तो मैं उसे लेने जा सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, हान सेन को खींचते हुए किन बाई का चेहरा सफेद पड़ गया। किन बाई ने हान सेन को फैंग परिवार के महल के दरवाजे से दूर खींच लिया और पूछा, हान सेन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हान सेन ने किन बाई की ओर देखते हुए पूछा, श्रीमान युवराज, क्या आप अल्फा मंदिर गए हैं? जाहिर है मैं वहां गया हूं। हर साल जब हम बलि चढ़ाते हैं तो हमें आधे दिन तक घुटनों के बल बैठना पड़ता है। हमें झुकना और प्रणाम करना पड़ता है। ये सब बहुत परेशान करने वाला होता है। किन बाई को ऐसा लग रहा था मानो अल्फा मंदिर की अपनी यात्राओं की कोई खास यादें न हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस जगह से काफी नफरत हो। उसने अजीब तरह से पूछा, तुम मुझसे इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? हान सेन हंसा और बोला, मैंने सुना है कि अल्फा मंदिर में एक बहुत शक्तिशाली खजाना है। क्या तुम जानते हो वह क्या है, युवराज? तुम क्या कह रहे हो? अल्फा मंदिर जैसी जगह में इतना खजाना कैसे हो सकता है? ये तो बस एक मंदिर है जिसके अंदर एक अल्फा मूर्ति है और बलि के लिए कुछ औजार भी है। वहां और कुछ है ही नहीं, तो खजाना क्यों होगा? किन बाई हर साल बलि में शामिल होता था। उसे पता था कि अल्फा मंदिर के अंदर क्या है। इन चीजों के अलावा क्या तुम्हें यकीन है कि कुछ भी नहीं है? हान सेन ने जब ये सुना तो वह निराश हो गया। अगर किंग शियू ने वानर की लाश सचमुच अल्फा मंदिर के अंदर रखी थी तो कोई न कोई सबूत तो होना ही चाहिए था। कुछ भी तो नहीं हो सकता। किन बाई ने कुछ देर सोचा और कहा, वहां कुछ अजीब चीजें हैं, लेकिन वे खजाने नहीं है। जैसे वहां एक कुआं है। कैसा कुआं? हान सेन की आंखें अचानक चमक उठीं। कुछ देर सोचने के बाद किन बाई ने कहा, अल्फा मंदिर में एक मुख्य और 2 उपकक्ष हैं। कुल 3 कक्ष हैं। दाएं कक्ष में एक पुराना कुआं है।
यह अष्टकोणीय है। कुएं पर अल्फा की लिखी हुई है। उन्होंने भाग्य शब्द लिखा था, इसलिए इस कुएं को भाग्य कुआं कहा जाता है। लोग अक्सर इसे देश का कुआं भी कहते हैं। कुछ देर रुकने के बाद किन बाई ने इधर उधर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं था। उसने धीरे से हान सेन से कहा, मैंने सुना है कि कुआं बहुत डरावना हो सकता है। चबूतरे पर एक हाथ से भी मोटी जंजीर है। यह जंजीर कुएं में नीचे तक जाती है। मैंने सुना है कि जंजीरों ने किन साम्राज्य के एक दबे हुए नाड़ी देवता को बंद कर दिया है। मैंने ये कहानियां बचपन में सुनी थी। उस दबे हुए नाड़ी देवता ने किन साम्राज्य के भाग्य को दबाने में मदद की। इसने किन साम्राज्य को 1000 शरद ऋतुओं और 10,000 पीढ़ियों तक चलाया है और राज्य को हमेशा के लिए समृद्ध बनाया है। जब हान सेन ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अगर वान अ का शरीर अल्फा मंदिर में है तो यह शायद डेस्टिनी में होगा। कुआं। इसके बारे में सोचने के बाद हान सेन ने किन बाई से कहा, मैंने डेस्टिनी वेल के अंदर मौजूद शक्तिशाली खजाने के बारे में सुना है। किन बाई का सिर धूल की तरह कांप उठा। असंभव। मुझे नहीं पता कि भाग्य कुएं में कोई दबा हुआ नाड़ी देवता है या नहीं, लेकिन खजाना रखने के लिए यह एक अजीब जगह है। किंवदंतियों का दावा है कि अल्फा ने किन साम्राज्य को बहुत अच्छी स्थिति में रखा था। दूसरी पीढ़ी में ऐसा कहा जाता था कि अल्फा का बेटा बहुत शरारती था। एक बलिदान के दौरान उसने भाग्य कुएं के अंदर ही प्रकृति की पुकार का जवाब देने का फैसला किया। इसके बाद किन साम्राज्य की किस्मत खराब हो गई। ये कई सालों तक बुरा रहा। इसने राज्य को लगभग नष्ट कर दिया। ये सब उस घटना के कारण था। परिणामस्वरूप सभी राजा अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए इस कहानी का उपयोग करते हैं। उन्हें भाग्य कुएं के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे अनुष्ठान बलिदान में शामिल नहीं होना पड़ता तो मैं अपनी इच्छा से अल्फा मंदिर कभी नहीं जाता। हालांकि किन बाई थोड़ा शरारती और बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी दृढ़ता की अपनी सीमाएं थीं। हान सेन, तुम डेस्टिनी वेल में कुछ करने की योजना तो नहीं बना रहे हो? मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अभी इन विचारों को छोड़ दो। किन बाई ने इधर उधर देखा और हान सेन को एक कोने में खींच लिया। उसने झट से कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। वहां बहुत ही डरावने कुलीन लोग पहरा दे रहे हैं। वे किन साम्राज्य के सबसे बड़े रक्षक हैं। अगर जेड वॉल सिटी भी टूट जाए तो भी तुम उस एक क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर सकते। अपने पिता की अनुमति के बिना मैं भी वहां आजादी से नहीं जा सकता। तुम ताकतवर हो, लेकिन अगर तुम वहां अकेले गए तो तुम भी वापस नहीं आ पाओगे। किन बाई ईमानदारी से हान सेन के हित की परवाह कर रहा था। अगर हान सेन उसके भले के लिए कुछ नहीं चाहता होता तो वह उसे मंदिर के राज कभी नहीं बताता। ओह, किस तरह के डरावने किरदार, हान सेन ने पूछा। किन बाई ने सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन नहीं है। मेरे पिता ने मुझे बस यही बताया था। जब भी मैं डेस्टिनी वेल गया हूं, मैंने कभी किसी को उस जगह की रखवाली करते नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है कि यह सच है। मेरे पिता जो भी कहते हैं वह कभी गलत नहीं होता और वह मुझे कभी किसी और को ये बात बताने नहीं देते। वह कहते हैं कि अगर कभी मेरे सामने कोई ऐसा संकट आए जिसका मैं समाधान न कर सकूं और मेरी जान को खतरा हो, तो मुझे बस अल्फा मंदिर भाग जाना चाहिए। वहां पहुंचकर मुझे मदद और कोई मिल जाएगा जो मुझे बचा सके। किन बाई की यह बात सुनकर हान सेन को यकीन हो गया कि अल्फा मंदिर में कुछ तो अनोखा जरूर है। भले ही वह वान एर का शरीर न भी हो, लेकिन उसका किन साम्राज्य से जरूर कोई खास संबंध होगा। अल्फा मंदिर में किन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली रक्षक हैं। अगर मैं जबरदस्ती घुस गया तो मेरे लिए बुरा हो सकता है। हालांकि हान सेन ताकतवर था, लेकिन दुनिया के नियमों के दबाव में उसे यकीन नहीं था कि अगर किन साम्राज्य पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गया तो क्या उसके पास उसे रोकने की क्षमता है। इससे मुझे सिरदर्द हो रहा है। हान सेन के दिल में वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। हान सेन, अगर तुम सचमुच डेस्टिनी वेल देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें बलिदान के समय वहां ले जा सकता हूं, किन बाई ने कहा। उस समय के अलावा वहां जाना समझदारी नहीं है। हान सेन की आंखें चमक रही थी जब उसने किन बाई से पूछा, जब अगली बलि आएगी तो क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? हाँ, मैं जा सकता हूँ। किन बाई मुस्कुराए और बोली, वहां केवल राजपरिवार, अधिकारी और चुने हुए लोग ही जा सकते हैं। अगर आप अंदर जाना चाहें तो मेरे सेवक का वेश धारण कर सकते हैं। क्या आपके नौकरों से हिजड़े होने की उम्मीद की जाती है? हान सेन ने अजीब नजर से पूछा। वे हिजड़े हैं, किन बाई ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। हान सेन हिजड़ा नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा डेस्टिनी वेल के करीब पहुंचने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यही एकमात्र काम था जो वह कर सकता था।
उसने किन बाई से कहा कि अगली बार जब कोई बलि हो तो उसे भी साथ ले जाया जाए। हान सेन ने फिलहाल किन साम्राज्य के अल्फा मंदिर में घुसपैठ करने की योजना छोड़ दी। हान सेन, 1000 माइल रीच और टीचर जिया ने मेरे साथ बुरा व्यवहार करना बंद नहीं किया है। मेरे दिन बुरे रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे वे मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करना बंद कर सके? किन बाई ने हान सेन को ऐसे देखा जैसे वह आशा की किरण हो। वे इसलिए सख्ती बरत रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम अच्छे बनो, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें बस अपना होमवर्क करना है। बस इतना करो और तुम ठीक हो जाओगे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये आसान है, किन बाई ने रोते हुए कहा। 6 टीचर और 1 दर्जन आए हैं। उनमें से बहुत सी मुझे पढ़ा रही हैं। मुझे सब कुछ सीखना है। अगर मैं न खाऊंगा न सोऊंगा तो शायद मरने से पहले भी मैं सब कुछ नहीं सीख पाऊंगा। हान सेन को किन बाई पर दया आ गई। उसे मौज मस्ती करना बहुत पसंद था, लेकिन वह एक शाही परिवार में पैदा हुआ था। इसके अलावा वह एकमात्र उत्तराधिकारी था। वह समझ सकता था कि किन साम्राज्य का राजा सिंहासनारूढ़ होने से पहले उसे कितना अच्छा बनाना चाहता था। सामान्य लोग बस जीन नस्लों के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखते थे। किन बाई, किन साम्राज्य का भावी राजा था। जीन नस्लों पर नियंत्रण रखना ही काफी नहीं था। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था। कुछ देर सोचने के बाद हान सेन को एक विचार सूझा। ऐसा क्यों ना हो, मैं हाल ही में एक यात्रा की योजना बना रहा हूँ। क्यों ना तुम राजा के पास जाओ और मेरे साथ इस यात्रा पर सीखने की अनुमति मांगो। जब किन बाई ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और उसने कहा, मेरे लिए किसी भी समय के लिए महल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे हमेशा महल से बाहर जाकर आपसे मिलने के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं। मेरे पिता मुझे आपके साथ घूमने और पढ़ाई करने की अनुमति क्यों देंगे? बस कोशिश करके देखो, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तुम्हारे पिताजी मान जाएं। वैसे जब तुम अपने पिताजी से पूछोगी तो उन्हें बता देना कि मिस्टर जियान भी जा रहे हैं। मैं अपने पिताजी से ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती, किन बाई ने आह भरते हुए कहा। वे कहेंगे कि मैं हार गई हूं। अगर तुम कोशिश करो तो शायद तुम्हें मौका मिल जाए, हान सेन ने सिर झुकाते हुए कहा। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं जान सकते, तो क्यों नहीं? मैंने तुम्हें विकल्प दिया है। ये तुम पर निर्भर है कि तुम उस पर अमल करना चाहते हो या नहीं। आपको क्या लगता है कि इस काम का प्रतिशत क्या है? किन बाई ने दांत पीसते हुए पूछा। मैं कहूंगा कि 50% संभावना है, हान सेन ने सहजता से कहा। पहले जो कुछ भी हुआ था उसका मतलब हमेशा यही था कि अभी भी 50% संभावना है। जब किन बाई ने ये सुना तो वो उत्साहित हो गया। अगर 50% भी संभावना हो तो मैं डांट खाने का जोखिम उठाऊंगा। चलो कोशिश करते हैं। किन बाई को विदा करने के बाद हान सेन महल में लौटा। उसने बाओ एर को एक लकड़ी की तलवार से खेलते देखा। ये वही तलवार थी जो जियान बूगू ने उसे दी थी। क्या मैंने तुमसे इसे मिस्टर जियान को वापस देने के लिए नहीं कहा था? हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा। बाओ एर ने कहा, मिस्टर जियान ने कहा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए एक तोहफा है, इसलिए मुझे इसे वापस देने की जरूरत नहीं है। हान सेन चुप रहा। फिर वह मिस्टर जियान के कमरे में चला गया। हान सेन ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर जियान की आवाज दूर से सुनाई दी। दरवाजा बंद नहीं है, इसलिए अंदर आ जाइए। हान सेन दरवाजा धक्का देकर अंदर गया। उसने देखा कि मिस्टर जियान सुई पकड़े कपड़े सिल रहे थे। उसे यह अजीब लगा। वह किन साम्राज्य का पहला कुलीन व्यक्ति था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो तलवार के बल पर ईश्वरीय आत्मा को दबा सकता था। अजीब बात यह थी कि अब वह एक पारिवारिक व्यक्ति जैसा दिखने लगा था। कृपया बैठिए, मिस्टर जियान ने कहा। बोलते हुए वो कपड़े ठीक करते रहे। मिस्टर जियान, मैं एक लंबी यात्रा की योजना बना रहा हूँ, हान सेन ने गंभीरता से कहा। क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं? जियान बुगू ने लापरवाही से कहा, आपने मुझे गुलाम के रूप में खरीदा है, इसलिए आप मुझे जो चाहें करने के लिए कह सकते हैं। मैं 33 डेज नाम की जगह जा रहा हूँ, हान सेन ने जियान बुगू की ओर देखते हुए कहा। मुझे यकीन है कि यह एक ऐसी जगह है जिससे आप अनजान नहीं होंगे। जियान बुगू ने अपनी सुई नीचे रखी, हान सेन की ओर देखा और पूछा, क्या आप किन बाई को 33 डेज ले जाएंगे? 33 दिन खतरनाक है, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, हान सेन ने सहजता से कहा। इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किन बाई किन साम्राज्य का युवराज है। वह किन साम्राज्य का भविष्य है। उसे और अनुभव करने चाहिए। इससे उसे अच्छाई ही मिलेगी। इसमें कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, मिस्टर जियान?
हालांकि आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वह जगह बहुत खतरनाक है, जियान बूगू ने कहा। मैं सेवन स्काइज से गुजरा हूं और लगभग मर ही गया था। इसके अलावा आपकी गॉड कैश पार्टी से प्रतिद्वंद्विता है। वहां जाना ऐसा है जैसे मेमना वध के लिए दौड़ रहा हो। मिस्टर, अगर आप वहां गए हैं तो मुझे यकीन है कि आप उस जगह को अच्छी तरह जानते होंगे, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वहां पहले कभी नहीं गया। क्या आप मुझे वहां से मिलवाएंगे? जियान बू ने उस जगह को याद करने की कोशिश की। 7 आसमान पतित लोगों के लिए है। वे गॉड कैश पार्टी के दुष्ट देवताओं की आज्ञा मानते हैं। वह जगह राज्यों के ब्रह्मांड से अलग है। वहां पतित मानव और जीन प्रजातियां सभी घृणा से भरे हुए हैं, और वे 33 दिनों की रहस्यमय शक्तियों के प्रभाव में हैं। उस जगह पर मानव और जीन प्रजातियां भयानक परिवर्तनों से गुजरती हैं। आपने देखा है कि रॉकी डी क्या करने में सक्षम है। अगर आपने देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि वहां की जीन प्रजातियां कितनी डरावनी हो सकती हैं। इसके अलावा वहां और भी कई डरावनी चीजें हैं। उस जगह पर तो देव आत्माएं भी मर सकती है, और हम किन बाई की बात कर रहे हैं? जियान बूगू ने किन साम्राज्य की परवाह न करने की कसम खाई थी, लेकिन वो वहीं का था। उसका दिल अब भी किन साम्राज्य की परवाह करता था। गॉड कैश पार्टी के साथ मेरी समस्याओं के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास चीजों को सुझाने का एक तरीका है और इससे इस यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ देर रुकने के बाद हान सेन ने कहा, इसके अलावा इस बार मैं वन स्काई देखना चाहता हूं। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि वहां ज्यादा खतरे होंगे। अगर तुम जा सको तो बहुत अच्छा होगा ताकि तुम किन बाई से सावधान रह सको। जियान बूगू ने हान सेन की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें अजीब लग रही थीं। मैंने कहा था कि मेरा जीवन तुम्हारा ऋणी है। तुम मुझसे जो चाहो वो करवा सकते हो। ऐसे में कृपया तैयार हो जाओ, हान सेन ने कहा। किन बाई आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम और मैं कल ही जाएंगे। इतना कहकर वह चला गया। उस रात कोई फैन परिवार के महल में घुस आया। उन्होंने जियान बूगू के कमरे में कुछ रख दिया। जियान बूगू फैन परिवार के महल से निकल गया। वो आधी रात को बाहर चला गया। पता नहीं वो कहाँ गया। हान सेन ने सब कुछ देखा, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन हान सेन ने किन बाई की खुश आवाज सुनी। हान सेन, तुम कहाँ हो? तुम उठे क्यों नहीं? आओ और सामान पैक करो, हमें जाना है। इतनी जल्दी क्यों आ गए? हान सेन ने जम्हाई ली और अपने कमरे से बाहर निकला। उसने किन बाई को बहुत उत्साहित देखा। वह जानता था कि किन जिनजेन ने उसे यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है। हान सेन, तुम तो भगवान हो। पिताजी तुरंत सहमत नहीं हुए। जब मैंने मिस्टर जियान का जिक्र किया, जैसा कि तुमने कहा था, तो पिताजी ने तुरंत अलग रुख अपनाया। मुझे न जाने देने का उनका इरादा कमजोर पड़ गया। वे पूरी तरह से सहमत भी नहीं हुए। पहले तो मुझे लगा कि यह नाकामयाब रहा। आज सुबह मेरे पिताजी ने 1000 माइल रीच को बताया कि मुझे तुम्हारे साथ यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। किन बाई ने हान सेन को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, हान सेन शर्मा गया और हौंफने का नाटक करने लगा। किन बाई कुछ कहना चाहता था, लेकिन बाओ र अंदर आ गया। वो तुरंत हान सेन के पीछे छिप गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, बाओ र नमस्ते। राजकुमार, नमस्ते बाओ, एर ने पलकें झपकाते हुए कहा। काफी समय हो गया है साथ में शतरंज खेले हुए, क्यों ना हम भी खेलें? नहीं, नहीं। किन बाई का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे हान सेन के साथ कुछ काम है। मैं आज शतरंज नहीं खेल सकता। शायद अगली बार। बावर, क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? हान सेन ने हंसने से बचने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। बाओ एर ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके बाएं हाथ में छोटी सी उड़ने वाली मछली थी, जबकि दाएं हाथ में छोटी बिल्ली थी। उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने सामान पैक कर लिया है। ये सुनते ही किन बाई का चेहरा बदल गया। स्तब्ध होकर उसने कहा, बाओ एर इतनी छोटी है। क्या हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं? किताबें पढ़ने से बेहतर है घूमना फिरना, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे भी कुछ नया सीखने का मौका मिले तो अच्छा रहेगा। बाओ एर कुछ नहीं बोली। उसने किन बाई की तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुस्कुरा रही हो, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रही थी। किन बाई को अब अपने आने के फैसले पर पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि वो राक्षस बच्चा जा रहा है, तो वो इतना उत्साहित न होता। किन बाई ने मन बना लिया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसकी नाराजगी भड़के। वह उसके साथ शतरंज खेलने का वादा भी नहीं करेगा। सब लोग अपना सामान बांधकर जाने के लिए तैयार थे।
फैंग परिवार के महल से निकलने से पहले उन्होंने एक पुरुष और एक महिला को बाहर इंतजार करते देखा। किन बाई ने गौर से देखा तो पता चला कि वह उसके गुरु 1000 माइल रीच थे, जिनका वह बहुत बड़ा प्रशंसक था। दूसरे थे जिया शी जेन। वह समझ गया कि जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। 1000 माइल रीच और जिया शी जेन ने हान सेन को प्रणाम किया, लेकिन वे दोनों बाओ एर के हाथ में पकड़ी हुई छोटी उड़ने वाली मछली को देख रहे थे। छोटी उड़ने वाली मछली थोड़ी बदनाम थी। आखिरकार उसने हाल ही में ब्रह्मांड को चौंका दिया था। सबको इसके बारे में पता था। सिर्फ किन बाई ही थी जो न तो लड़ती थी और न ही लड़ाई देखती थी, जिसे इस छोटी उड़ने वाली मछली के बारे में पता नहीं था। बाकी सब जानते थे। 1000 माइल रीच ने कहा, मिस्टर हान, राजा ने हमें मिस्टर क्राउन प्रिंस के साथ आपकी यात्रा पर चलने के लिए कहा है। क्या इससे आपको परेशानी होगी? किन बाई का चेहरा तुरंत उतर गया। यहां तक कि ब्रह्मांड के बफर जोन भी ऐसे स्थान थे जहां सामान्य लोग नहीं जा सकते थे। हान सेन ने ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों का इस्तेमाल उस जगह पर किया जहां गॉड हॉल लीडर ने उसे अंदर जाने के लिए कहा था। जब उसने निर्देशानुसार काम किया तो उसने एक अंतरिक्ष सुरंग बनाई। फिर वह कई लोगों को अंदर ले गया। हर कोई जो कुछ देख रहा था उससे हैरान था। यह इतना विशाल था कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। हर तरह के बड़े, छोटे, अजीब और विचित्र हथियार जगह जगह बिखरे पड़े थे, जिनमें चाकू, बर्छे, तलवारें, हालबट, कुल्हाड़ी, ओनो, हुक, त्रिशूल, तीर, ढाल, चाकू, हथौड़े शामिल थे। वे हथियारों के एक जंगल को देख रहे थे जो दूर तक फैला हुआ था। यह आंखों की दृष्टि से परे था। पूरा स्थान हथियारों से भरा था। चाकू इतने बड़े थे कि वे छोटे पहाड़ों की तरह थे। आसमान में कुछ दिव्य बर्छे थे जो आसानी से मार सकते थे। सड़े हुए चाकू और तलवारें थीं। कांसे, स्टील, लकड़ी और पत्थर के हथियार थे। हथियार सभी प्रकार की सामग्रियों से बने थे, अनगिनत प्रकार की बनावट वाले थे और कई अलग अलग आकार के थे। जिया शी जेन और 1000 माइल रीच ने इस जगह के बारे में कहानियां सुनी थी। उन्होंने पहली बार इस जगह को देखा था। जिया शी जेन पूरी तरह से दंग रह गए। किंवदंतियां कहती हैं कि पहला आकाश सैनिक चाकू वाला आकाश है। ये हथियारों का स्वर्ग है। ये सच है। 1000 माइल रीच ने हथियारों के सागर को आश्चर्य से देखा और आह भरी। रास्ते में किन बाई ज्यादा खुश नहीं दिख रहा था, लेकिन अब वह हैरान लग रहा था। उसने पूछा, क्या यहाँ के हथियार असली हैं? क्या तुम इनसे लोगों को मार सकते हो? 1000 माइल रीच ने कहा, 33 दिन ब्रह्मांड से बेहतर है क्योंकि यह स्थान ब्रह्मांड के नियमों से बाधित नहीं है। आप यहाँ किसी भी चीज को समझाने के लिए बड़े ब्रह्मांड के नियमों और सिद्धांतों का उपयोग नहीं कर सकते। सोल्जर नाइफ स्काई में सभी हथियार ब्रह्मांड के फूलों, घासों, पेड़ों और जंगलों की तरह है। उनका अपना जीवन और आत्मा है। जब तक वे आपके जाने पर आपका अनुसरण करने को तैयार नहीं होते, अगर आप उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वे धूल में मिल जाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद 1000 माइल रीच ने कहा, अगर वे आपके यहाँ से ले जाने के बाद आपका अनुसरण करने को तैयार है, तो वे आपके लिए शानदार हथियार के रूप में काम कर सकते हैं। बेशक, ये हथियार साधारण फूलों, घासों, जंगलों और पेड़ों की तरह है। विभिन्न प्रजातियां हैं। उनके गुण और शक्तियां अलग अलग हैं। उनमें से अधिकांश साधारण हथियार होंगे। वे किन साम्राज्य में बैरन या विस्काउंट श्रेणी के हथियारों की तरह होंगे। यह कोई बुरी बात नहीं है, किन बाई ने भोलेपन से कहा। अगर हम उनमें से बहुत से लोगों को वापस भेज सकें, तो हमारे राज्य की सेनाओं को हथियारों की कमी की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। यह इतना आसान नहीं है, 1000 माइल रीच ने कहा। इस बात का जिक्र न करें कि आम लोग सोल्डर नाइफ स्काई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन अगर वे कर भी पाएं, तो वे केवल एक एक करके ही हथियार ले जा सकते हैं। अगर हम उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दें तो उनमें से ज्यादातर धूल में मिल जाएंगे। आप उन सबको नहीं ले जा सकते। इसके अलावा इनमें से कुछ हथियारों का अस्तित्व डरावना है। उनकी शक्तियां किसी ईश्वरीय आत्मा से भी ज्यादा डरावनी हो सकती हैं। अगर आप उन्हें वापस ले भी लें, तो अगर आप उन्हें झटका देते हैं तो शायद आप ऐसा करने के लिए भी जिंदा न बच पाएं। क्या इसका मतलब यह है कि ये हथियार असल में जीन प्रजातियां हैं? हान सेन ने पूछा। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये हथियार आम जीन नस्लों से अलग है। 1000 माइल रीच ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, शुरुआत में ये अंडे की स्थिति में नहीं होते। इन पर ईश्वरीय आत्मा का चिन्ह नहीं हो सकता। ये आधे हथियार और आधी जीन नस्लें हैं, इसलिए ये खुद से नहीं चल सकते। सोते हुए भी ये तभी जागेंगे जब इन्हें खींचा जाएगा। 8.11 अगर मैं एक ऐसा हथियार निकाल सकता हूं जो ईश्वरीय आत्मा जितना ही अच्छा हो, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे पास भी एक ईश्वरीय हथियार हो सकता है? किन बाई बहुत दिलचस्पी दिखा रहा था। उसने अपने आसपास पड़े हथियारों को देखा।
ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच इसे आजमाना चाहता है। अगर आपको किसी हथियार की मंजूरी मिल जाए तो वह काम कर सकता है, 1000 माइल रीच ने गंभीरता से कहा। ऐसा करने की कोशिश न करना ही बेहतर होगा। अगर आपको किसी हथियार की मंजूरी नहीं मिलती और आप उसे बाहर निकालते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आप हार गए तो वो खुद ही नष्ट हो जाएगा और धूल में मिल जाएगा। वो लोगों को इस्तेमाल नहीं करने देगा। मैं समझ गया। किन बाई ने कंधे उचका दिए और नया हथियार पाने का विचार त्याग दिया। भगवान के हथियार तो कमाल के थे, लेकिन किन बाई को उनमें कोई मजा नहीं था। उसके घर में पहले से ही कुछ थे, इसलिए उसे इनमें से किसी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। हान सेन कुछ नहीं बोला। उसने इधर उधर देखा। उसे जो हथियार दिखाई दे रहे थे उनमें उसकी गहरी दिलचस्पी थी। अगर कोई ऐसा शक्तिशाली हथियार होता जो ईश्वरीय आत्मा जैसा होता तो उसे निकालकर आजमाने में कोई आपत्ति नहीं होती। सारे हथियार सो रहे थे। सिर्फ उनकी छवि देखकर कोई यह नहीं बता सकता था कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। ऊपर से उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वो जाकर सबकी जांच नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करना भी चाहता तो बुढ़ापे में ही मर जाता। बाओ एर की दिलचस्पी कहीं ज्यादा बढ़ गई। वह दौड़कर जमीन में धंसी एक छोटी सी रत्न जैसी तलवार की तरफ बढ़ी। उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। सावधान, 1000 माइल रीच और जिया शी जेन ने आश्चर्य से कहा। जब बाओ र ने पन्ने जैसी छोटी तलवार निकाली तो पन्ने जैसी छोटी तलवार से एक कुरकुरी आवाज निकली। वो बाओ र के हाथों से उड़ गई। 1000 माइल रीच और जिया शी जेन घबरा गए। वे उससे बचाने वाले थे, लेकिन वे उस छोटी सी उड़ने वाली मछली को पहचान गए थे और जानते थे कि वह नन्हा जीव कितना शक्तिशाली है। फिर भी उन्हें नहीं लगा कि बाओ एप जो अभी एक बच्ची थी में इतनी शक्ति होगी। यदि छोटी उड़ने वाली मछली बावर के पास प्रतिक्रिया नहीं करती तो वो खतरे में पड़ जाती। इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते उन्होंने बाओ र को कहते सुना, घूम जाओ। छोटी पन्ने जैसी तलवार ने उसकी बात सुनी। उसने बाओ एर के चारों ओर चक्कर लगाया और उसके लिए एक घेरा बना दिया। बाओ एर को ये बहुत मजेदार लगा। उसने इधर उधर उड़ती हरी रत्न जैसी छोटी तलवार की ओर हाथ हिलाया। उसे उससे बहुत मजा आ रहा था। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे ये सब उतना मजेदार नहीं था। बाओ एर एक हाथ में पन्ने की छोटी तलवार पकड़े हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर टूटे हुए पन्ने के कई टुकड़े लगे हों। उसने सब बाहर निकाल लिए। अचानक वहां 30-40 पन्ने जैसी छोटी तलवारें दिखाई दी। 1000 माइल रीच और जिया शी जेन चौंक गए। वे उसे रोकना चाहते थे, लेकिन हान सेन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी जीभ काट ली और जो कहना चाहा वह नहीं कहा। जिस तरह से वो उन्हें बाहर खींच रही थी उससे लग रहा था कि अगर एक भी पन्ना जैसी छोटी तलवार उसकी बात नहीं मानेगी तो बाओ एर खतरे में पड़ जाएगी। वे किसी भी अनहोनी के लिए तैयार थे, इसलिए वे उसे किसी भी पल बचाने के लिए तैयार थे। सभी पन्ने जैसी छोटी तलवारें बाओ र की इच्छा के अनुसार थीं। उनमें से किसी ने भी उसे अस्वीकार नहीं किया। बाओ र द्वारा उन्हें बाहर निकालने के बाद सभी पन्ने जैसी छोटी तलवारें उसकी आज्ञा का पालन करने लगी। वे मानव आकृति में बदल गईं। इसके बाद उन्होंने चीनी अक्षर बड़ा का आकार बना लिया। वे हवा में ऐसे उड़ी जैसे सैनिक कोई स्वरूप सीख रहे हों। किन बाई को ये बहुत मजेदार लगा। उसने सोचा, लगता है 1000 माइल रीच बस लोगों को झांसा दे रहा है। बाओ एर ने इतने सारे हथियार निकाले हैं, फिर भी वह ठीक है। इन सब चीजों को निकालना वाकई आसान होगा। मैं एक लेने जा रहा हूं। किन बाई ने बाओ एर द्वारा आसानी से नियंत्रित किए जा रहे पन्ने जैसे छोटे तलवारों के समूह को देखा। यह मजेदार था। वह भी ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि उसके लिए कौन सी तलवार लेना सबसे अच्छा रहेगा। मिस्टर क्राउन प्रिंस, आपको सावधान रहना होगा, 1000 माइल रीच ने तुरंत कहा। मुझे पता है, किन बाई ने सहमति में कहा। उसने यह बात ध्यान में नहीं रखी। उसने एक 3 फुट लंबी हीरे की विशाल तलवार पर निशाना साधा जो उससे भी ऊंची थी। किन बिया ने सोचा, बाओ एर इतनी छोटी है, इसलिए उसके लिए छोटी तलवारें खींचना स्वाभाविक है। मैं एक युवराज हूं। मुझे अच्छा दिखने के लिए एक बड़ी तलवार चाहिए। वह हीरे जैसी विशाल तलवार की ओर चल पड़ा। श्रीमान युवराज, अपनी पसंद की तलवार निकालने से पहले आपके शरीर की रक्षा के लिए एक जीन प्रजाति को बुलाते हैं। 1000 माइल-रीच और जिया शी झेन ने देर नहीं की। एक बाईं ओर गया और एक दाईं ओर। वे किन बाई के पीछे पीछे चले और उसे बचाने के लिए तैयार, जैसे ही उसे बचाने की जरूरत पड़ी। जरूरत नहीं है। किन बाई बड़ी तलवार के पास गया। उसने तलवार की पकड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह बहुत ऊंची थी।
मूठ छूने के बाद वह कोई ताकत नहीं लगा सका। ये देखकर कि बड़ी तलवार का ब्लेड कुंद हो गया था, किन बाई ने तलवार को पकड़ने और खींचने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। भयभीत 1000 माइल रीच और जिया शी झेन जानते थे कि इस तरह खींचने से अगर महान तलवार को किन बाई पसंद नहीं है तो वह किन बाई के शरीर पर हमला कर देगी। उसे प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिलेगा। वे दोनों ऐसा होने से रोकना चाहते थे, लेकिन किन बाई ने पहले ही हीरे की बड़ी तलवार निकाल ली थी। अचानक एक भिनभिनाहट की आवाज हुई। बड़ी तलवार एक तेज तलवार की रोशनी के साथ फट गई। इसने किन बाई के कवच को तोड़ दिया और उसका कवच खून से लथपथ हो गया। जिया शी झेन की प्रतिक्रियाएं बेहद तेज थीं। उसने बिजली जैसी तेज तलवार दागी जिससे विशाल तलवार उड़ गई। 1000 मील की दूरी तक पहुंचने वाला सैनिक उड़कर किन बाई को पकड़ लिया। उसने तुरंत किन बाई के जख्मों की जांच की। सौभाग्य से जिया शी झेन की प्रतिक्रियाएं काफी तेज थीं। इससे पहले कि वह विशाल तलवार किन बाई की पसलियों पर वार कर पाती, उसने सिर्फ उसकी त्वचा को ही नुकसान पहुंचाया था। जिया शी झेन ने एक और तलवार की रोशनी छोड़ी जिससे हीरे जैसी बड़ी तलवार आधी कट गई। हीरे जैसी बड़ी तलवार टूटने के बाद वह खुद ही नष्ट हो गई। वह एक मशरूम के बादल में बदल गई और फिर धीरे धीरे धूल में बदल गई। यदि जिया शी झेन ने उस महान तलवार पर प्रहार किया होता जब किन बाई उसे पकड़े हुए था तो उसने किन बाई को धूल में उड़ा दिया होता। किन बाई की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपनी छाती की ओर देखा जहां से खून बह रहा था। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसे दर्द हुआ और उसने कहा, ओह, बहुत दर्द हो रहा है। किन बाई को पहले कभी इतना तेज दर्द नहीं हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी नाक से भी पानी बहने लगा। 1000 माइल रीच ने किन बाई को ठीक करने के लिए एक उपचार शक्ति जीन प्रजाति को बुलाया। श्रीमान युवराज, ये तो बस एक छोटा सा घाव है। आपको इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हान सेन किन बाई के बगल में उखड़ू बैठ गया और खिलखिलाकर हंसा। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए जाहिर है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, किन बाई ने विलाप और आंसुओं के बीच जवाब दिया। हान सेन हंसा पर कुछ जवाब नहीं दिया। उसे जो जख्म लगे थे वे बाई किन ने पहले कभी नहीं देखे थे, उनसे कहीं ज्यादा बुरे थे। ये जख्म कुछ भी नहीं थे। हान सेन बाओ किन से ऐसा कुछ नहीं कह सका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं होता तो मैं भी तलवारों को यूं ही नहीं छूता। मैं जीन रेस हासिल किए बिना कोई भी तलवार लेने नहीं जाता। मिस्टर क्राउन प्रिंस, आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। आप मेरा मजाक उड़ाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं, किन बाई ने गुस्से से कहा। हान सेन हंसा। बाओ एर ने कहा, तुम बहादुर तो हो पर कमजोर भी हो। तुम तलवार से भी नहीं जीत सकते। तुम कमजोर गधे हो। किसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता? मैं बस चूक गया, बस। किन बाई बोलते बोलते झुंझला गया। वो गुस्सा होना चाहता था, लेकिन बाओ एर बोल रही थी, इसलिए उसने खुद को फिर से कमजोर बना लिया। तुम चूक गए, है ना? अगर ऐसा है तो कुछ और उठाओ और मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। बाओ एर ने दिलचस्पी से किन बाई को देखा। किन बाई थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसे थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा पसंद थी, इसलिए वह चिल्लाया, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। बाओ एर ने उसे जाने नहीं दिया। वह हंसी और बोली, जरूर, अगर ऐसा है तो तुम जाओ और कोई दूसरा उठा लो। मुझे यकीन है कि तुम अपनी पैंट में पेशाब कर दोगे। किन बाई के शरीर के घाव 1000 मील रीच द्वारा पहले ही भर दिए गए थे। बाओ र की बात सुनकर किन बाई खुद को रोक नहीं पाए और बोली, हम अपनी जुबान संभालो बाओ र, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं एक को कैसे उठाती हूँ। 1000 मील रीच ने हान सेन की तरफ देखा, उम्मीद करते हुए कि वह इस होड़ को रोक देगा। हान सेन ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हो ही न रहा हो। वह बस जियान बू से बात कर रहा था। किन बाई ने कहा कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने अपने पैर नहीं हिलाए। उसने हान सेन को भिखारी जैसी नजरों से देखा। उसने तुरंत देखा कि हान सेन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, वो बस जियान बू से बात कर रहा था। क्या बात है, क्या तुम सच में कोशिश करने की हिम्मत नहीं करती? बाओ एर ने होंठ उठाते हुए पूछा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं करने की हिम्मत न करूं, किन बाई ने कहा। उसने दांत पीसते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वो एक छोटी सी छड़ी की तरफ गया। वो कांसे की थी और बहुत छोटी और पतली लग रही थी। पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से किन बाई ने कोई ऐसा हथियार नहीं चुना जो इतना शक्तिशाली लग रहा हो। वो कांसे की छड़ी ज्यादा सुरक्षित लग रही थी। उसने शर्त लगाई थी कि इससे होने वाला नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा। पिछली बार जो हुआ उसके बाद किन बाई ने सबसे पहले अपनी सबसे मजबूत जीन प्रजाति को बुलाया।
उसके साथ मिलकर वो कांसे की छड़ी के पास गया। उसके पास संयोजन के लिए बहुत सी देव श्रेणी की जीन प्रजातियां थीं, लेकिन उसकी शक्ति सीमित थी। चूंकि वह हमेशा अपनी प्रथाओं में कंजूसी करता था, इसलिए वह केवल एक ही जीन प्रजाति के साथ संयोजन कर सकता था। वो कई प्रजातियों के साथ संयोजन नहीं कर सकता था। वह सावधानी से कांसे की छड़ी के पास गया। उसने सावधानी से जीन जाति की शक्ति उत्पन्न की और स्वर्णिम प्रकाश को अपने शरीर और हाथों की रक्षा करने के लिए सक्षम किया। फिर किनबाई ने शक्ति का उपयोग किया। खींचो। उसने कांसे की छड़ी तो खींच ली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ब्लेड उसके हाथों से छूटने के लिए छटपटा रहा हो। किनबाई ने उसे कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम मेरी हो। कांसे की छड़ी भागने में असमर्थ थी। अंततः उसने आत्मविनाश का निर्णय लिया। उसकी शक्ति जीन जाति किनबाई जितनी प्रबल नहीं थी, लेकिन विस्फोट से एक तीव्र शक्ति निकली जिसने किनबाई को पीछे की ओर उड़ाकर जमीन पर गिरा दिया। उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो गए। तुम बहुत कमजोर हो, बाओ एर ने सिर हिलाते हुए और एक लंबी आह भरते हुए कहा। तुम एक छोटी टूटी हुई कांसे की छड़ी को भी नहीं हरा सकते। किनबाई का चेहरा लाल हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सीधे दूसरे हथियार की ओर बढ़ गया। उसने देखा कि देव श्रेणी की जीन जाति के संरक्षण में ये हथियार उतने डरावने नहीं थे। बस उन्हें थोड़ा दर्द होता था। वह दर्द सहन कर पा रहा था। किनबाई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसने 7 हथियार निकाले। उनमें से किसी ने भी उसे अपना स्वामी बनने की इजाजत नहीं दी। सबने खुद को नष्ट कर लिया। खुशकिस्मती से वह किनबाई था, किन साम्राज्य का युवराज। उसके पास अपार शक्ति वाली जीन प्रजातियां थीं। सामान्य हथियारों के विस्फोट उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। आखिरकार इस तरह के हिट्स का ढेर लग गया। किनबाई अब उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह बहुत उदास हो गया और सोचने लगा, बाओ एर ने उन्हें आसानी से बाहर निकाल लिया। इतनी सारी पन्ने जैसी छोटी तलवारें उसे पसंद आईं। मैंने तो इतनी सारी तलवारें निकाली हैं, तो फिर मुझे अभी तक कोई ऐसी क्यों नहीं मिली जो मुझे पसंद आए? क्या मैं सचमुच इतना बेकार हूँ? हान सेन, क्या मैं सचमुच बेकार हूँ? हथियार मुझे अपना स्वामी क्यों नहीं मानते? किनबाई को अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। 1000 माइल रीच और जिया शी झेन दोनों ने आह भरी। किसी भी चीज का दिल इंसान के दिल जैसा होता है। किनबाई को हमेशा से ही मस्ती करना पसंद था, इसलिए उसे अभी तक स्थिर नहीं किया जा सका था। हथियार उसे किसी भी तरह से मंजूर नहीं कर सकते थे। हान सेन हंसा। राजकुमार, आपको अभी तक इनका सही इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मिला है। अगर आप सही तरीका अपनाएं, तो इनमें से किसी एक हथियार की मंजूरी पाना मुश्किल नहीं है। किनबाई का चेहरा खिल उठा और उसने कहा, मैं समझ गया। तुम्हें किस तरह की विधि चाहिए? बाओ र अपनी लकड़ी की तलवार राजकुमार को इस्तेमाल करने के लिए दे दो, हान सेन ने बाओ र से कहा। बाओ एर ने छोटी लकड़ी की तलवार निकाली और किनबाई की ओर बढ़ा दी। हान सेन ने फिर कहा, इस तलवार को पकड़ो और उस तरफ से हथियार निकालने की कोशिश करो। किनबाई लकड़ी की तलवार पकड़े हुए काफी आशान्वित महसूस कर रहा था। वो उस हथियार की ओर बढ़ा जिसकी ओर हान सेन ने इशारा किया था। वो एक और हीरे जैसी बड़ी तलवार थी। क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ? किनबाई को यकीन नहीं हुआ। उसने हान सेन की तरफ देखा। क्यों न बस एक बार कोशिश करके देख लिया जाए? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। किनबाई ने दांत पीस लिए। उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए जीन रेस की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने बड़ी तलवार पकड़ी और जोर से झटका दिया। हीरे जैसी बड़ी तलवार आजाद हो गई। इस बार हीरे की विशाल तलवार ने उस पर हमला नहीं किया। वह उसे बिना किसी बाधा के पकड़े रहा। उससे एक दिव्य प्रकाश निकला। इससे किनबाई बहुत हैरान और खुश हुआ। मैंने सचमुच कर दिखाया। हान सेन, ऐसा क्यों है? मैं अब लकड़ी की तलवार के साथ हीरे की बड़ी तलवार कैसे पकड़ पा रहा हूँ? इसने मुझे क्यों स्वीकार किया? किनबाई ने उलझन से हान सेन को देखा। इस दुनिया में हर चीज का एक हल है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका हल सही है या नहीं। ये छोटी लकड़ी की तलवार ऐसी ही एक विधि है, लेकिन यह आपको केवल एक साधारण हथियार हासिल करने में ही मदद कर सकती है। हान सेन उसे यह नहीं बताने वाला था कि छोटी लकड़ी की तलवार का दिमाग जियान बूगू के दिमाग के बराबर है। ऐसी कोई तलवार नहीं होगी जो जियान बूगू की तलवार को पसंद न करे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाओ एर इतनी सारी पन्ना जैसी छोटी तलवारों पर विजय कैसे प्राप्त कर सका। किनबाई ने आश्चर्य से कहा। हान सेन उसे यह नहीं बताने वाला था कि बाओ एर ने छोटी लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था। उसे जो करना था, उसके लिए उसे लकड़ी की तलवार की जरूरत नहीं थी।
मैं बाकी हथियार भी जीतना चाहता हूं, तो उन्हें पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? किन बाई ने उत्सुकता से पूछा। क्या कोई छोटा लकड़ी का चाकू और एक छोटा लकड़ी का भाला है? हान सेन मुस्कुराया और बोला, इसका हल सिर्फ एक छोटी लकड़ी की तलवार से नहीं निकाला जा सकता। अगर तुम सही उपाय खोज लो तो तुम किसी भी हथियार पर विजय पा सकते हो। तुम अभी बाओ एर को वह छोटी लकड़ी की तलवार लौटा सकते हो। किन बाई ने छोटी लकड़ी की तलवार बाओ एर को लौटा दी। वहां के हथियार लोगों से अलग थे। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। अगर हीरे की बड़ी तलवार पहले ही जीत ली गई होती तो छोटी लकड़ी की तलवार न होने पर भी वह उसे नहीं छोड़ती। हान सेन ने इधर उधर देखा। उसने एक चाकू देखा और किन बाई की ओर इशारा करते हुए कहा, कोशिश करो और वह चाकू उठाओ। क्या मैं बस वहां चलकर इसे उठा लूं? क्या मुझे किसी तरह खुद को तैयार करने की जरूरत नहीं है? किन बाई ने चाकू को देखते हुए पूछा। यह एक सुंदर लंबा चाकू था जिस पर म्यान था। म्यान और हत्थे पर रत्न जड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये चमक रहा हो। ये बहुत चमकदार था। नहीं, हान सेन ने यकीन से कहा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस वहां जाकर इसे उठा लेना है। मैं वादा करता हूं कि यह मेरी बात मानेगा। आप सचमुच? किन बाई को उस पर विश्वास नहीं हुआ। जरा कोशिश तो करो। सच जानने वाले हो या डरकर भाग जाना? हान सेन मुस्कुराया। जिया शी झेन और 1000 माइल रीच उत्सुक थे और उन्होंने चाकू को देखा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि हान सेन क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वह इतना चालाक है। जियान बू बू मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। वह चुपचाप देख रहा था कि क्या हो रहा है। किन बाई आसानी से उत्तेजित हो जाता था, इसलिए वह दौड़कर गया और चाकू उठाने की कोशिश की। किन बाई ने चाकू का हैंडल छुआ ही था कि उसमें से एक इच्छाशक्ति उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी बाह में घुसने को बेताब हो। बिना किसी प्रतिरोध के उसे आसानी से उठा लिया गया। चाकू को खुशी से किन बाई के चारों ओर उड़ते हुए देखकर वह भी किन बाई की तरह उछल पड़ा। सिर्फ किन बाई ही हैरान नहीं था। 1000 माइल रीच और जिया शी झेन भी चौंक गए। उन्हें कुछ समझ आ गया। उन्होंने हान सेन को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। हान सेन, ऐसा क्यों है? किन बाई ने उत्सुकता से पूछा। हान सेन ने जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि चीजों को समझने का हमेशा कोई न कोई हल जरूर होता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उन तरीकों का इस्तेमाल कर पाते हो या नहीं। हथियारों ने तुम्हें इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते थे या उन्हें समझ नहीं पाए थे। तुमने उन्हें गलत तरीके से अपनाया, इसलिए तुम नाकाम रहे। इसका क्या मतलब है? किन बाई को समझ नहीं आया। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आपकी समस्या किस प्रकार की है, हान सेन ने कहा। आपकी समस्या यह है कि आपकी इच्छाशक्ति हथियारों की इच्छाशक्ति से मेल नहीं खा पा रही है। इसीलिए उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। आपकी इच्छाशक्ति इस चाकू की इच्छाशक्ति से मेल खाती है। इसलिए जब आपने इसे खींचने की कोशिश की तो चाकू आपका पीछा करने को तैयार हो गया। मैं समझ गया। ऐसे में मैं कैसे पता लगाऊंगा कि किस चाकू की इच्छाशक्ति मेरी जैसी है? किन बाई ने हान सेन को दिलचस्पी से देखा। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ये तय करना चाहता था कि कौन सा हथियार चुनना है। तुम्हें हथियार देखने का हुनर इस्तेमाल करना होगा, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। 1000 माइल रीच इसमें माहिर है, तुम्हें शायद उससे पूछना चाहिए। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं आपसे कहीं ज्यादा बुरा हूं, मिस्टर हान, 1000 माइल रीच ने ईमानदारी से कहा। वो उसके जूते चाटने की कोशिश भी नहीं करेगा। हथियार सो रहे थे, इसलिए उनकी इच्छाशक्ति न्यूनतम थी। 1000 माइल रीच किन बाई के लिए कोई उपयुक्त हथियार नहीं ढूंढ पा रहा था, जिसे वो सिर्फ उनके रूप रंग के आधार पर चुन सके। 1000 माइल रीच, तुम्हें इतना विनम्र होना छोड़ देना चाहिए, किन बाई ने बड़ी दिलचस्पी से कहा। बस मुझे बताओ कि वह कौन सी चीज है। 1000 माइल रीच को बहुत अच्छा लगा। उसने कई सालों तक किन बाई को पढ़ाया था, और यह पहली बार था जब उसने किन बाई को कुछ सीखने की चाहत रखते देखा था। वह हान सेन की सच्ची प्रशंसा करता था। जिया शी झेन ने हान सेन को अजीब नजरों से देखा। वह हान सेन के ज्ञान, शक्ति और धैर्य से हैरान थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतने कम समय में किन बाई को तलवारबाजी सिखा पाया। जिया शी झेन ने सोचा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिस्टर जियान उसका पीछा करने को इतने इच्छुक क्यों है। हान सेन बहुत अजीब है। 1000 मील की दूरी पर किन बाई को हथियार देखने के कौशल की बुनियादी बातें समझाते हुए चलते रहे। किन बाई ध्यान से सुनते रहे और सवाल पूछते रहे। उन्होंने कई चीजों के बारे में पूछा। आज से पहले यह उनके लिए समझना नामुमकिन सा था।
पहले जब किन बाई को पाठ पढ़ाया जाता था तो उसे हर समय दर्द महसूस होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वह जेल में बंद हो। वह सिर्फ तभी जवाब देता था जब उससे पूछा जाता था। वह एक रोबोट की तरह था जो ज्यादा कुछ नहीं सीखता था। वह कभी भी सीखने के लिए सक्रिय रूप से चीजों की तलाश नहीं करता था। हान सेन को किन बाई को सिखाने की सख्त जरूरत थी। आखिरकार यही वह लड़का था जो साम्राज्यों के ब्रह्मांड में आने के बाद उसका दोस्त बन गया था। हान सेन उसकी हर संभव मदद करना चाहता था। वह उसे एक राजा के रूप में असफल होते और किन साम्राज्य को नष्ट होते नहीं देखना चाहता था। अगर गंभीरता से देखा जाए तो किन बाई किन शियू का उत्तराधिकारी था। हान सेन के शरीर में किन शियू का थोड़ा खून था। किसी तरह वे खून के रिश्ते से जुड़े थे, लेकिन बाहरी लोग ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। अगर किन बाई राजा बनना चाहता था तो अच्छा ही था। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि उसे जगाया जा सकता है या नहीं। मिस्टर जियान, सोल्जर नाइफ स्काई का भगवान मंदिर कहाँ है? हान सेन जियान बूगू के साथ टहलने निकला जो समूह के पीछे था। उसी दिशा में जाओ, 3000 मील के अंदर तुम्हें उस देव मंदिर का दर्शन हो जाएगा। जियान बूगू ने आगे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज के लिए तरस रहा हो। उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या तलवार अभी भी वहां है? कौन सी तलवार? हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा। यहां से 1 मील दूर एक तलवार है, जियान बूगू ने कहा। उस जमाने में जब मैं लगभग हार गया था तब मैं वहीं था। आखिरकार मैं उसे निकाल नहीं पाया। इतने सालों बाद मुझे नहीं पता कि वह अब भी वहां है या नहीं। अगर आप उस तलवार से लगभग हार ही गए थे मिस्टर जियान, तो मुझे यकीन है कि वो कोई जादुई चीज होगी। क्यों ना आप हमें वहां ले चले और हम उसे देखें। हान सेन को तलवार में दिलचस्पी थी। 1000 माइल रीच और जिया शी झेन की सोच एक जैसी थी। किन बाई भी उत्साहित था। वह निगरानी हथियार का हुनर आजमाना चाहता था जो उसने अभी अभी सीखा था। जियान बूगू ने एक खास दिशा में इशारा किया तो समूह उसी तरफ चल पड़ा। वहां एक भी इंसान नजर नहीं आया। हथियारों के अलावा मानो वहां और कुछ था ही नहीं। धमाका। लगभग 10 मील चलने के बाद आसमान से एक धमाके की आवाज आई। हवा का रुख अचानक बदल गया। आसमान काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। हवा में बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और धरती 2 टुकड़ों में फट गए हों। आकाश में मौजूद सारे हथियार तूफान जैसे थे। उनमें आकाश और धरती को तहस नहस करने की ताकत थी। अचानक उन सब की बारिश होने लगी। किन बाई इतना हैरान हुआ कि उसकी चीख निकल गई। उसने अपना सिर पकड़ा और 1000 माइल रीच के पीछे छिप गया। 1000 माइल रीच के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। उसने कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न नहीं की जिससे वह आकाश और धरती को नष्ट करने वाली अस्त्र वर्षा से उनकी रक्षा कर सके। अगले ही पल हथियारों की बारिश जमीन पर गिरने लगी। वे उनके शरीर को भेदते हुए अंदर तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। मानो चीखों, धमाकों, चीखों और विलापों से आकाश भर गया हो। इससे नर्क से एक सिम्फनी सी गूंज उठी। हान सेन और अन्य लोगों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका शूरा युद्ध क्षेत्र जैसा था। अनगिनत जीव जंतु उन भयानक हथियारों से मारे गए थे। आकाश और धरती हथियारों से टूट गए थे। पहाड़ और नदियां कटकर सपाट हो गई थीं। जीव जंतु सूख गए थे और नदियों में खून बह रहा था। आकाश और धरती में अराजकता फैल गई थी। किंवदंतियों का दावा है कि सोल्जर नाइफ स्काई एक पुराना अखाड़ा हुआ करता था। 1000 माइल रीच ने कहा। एक बूढ़ा देवता अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए इस स्थान पर आया था। उसने कई जीवों का वध किया जिन्होंने देव आत्माओं का अनादर करने का साहस किया। उसने आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। वह इतना भयानक था कि उसके कुछ निशान हवा में निशान के रूप में आज भी मौजूद हैं। इतने समय बाद भी वे आज भी मौजूद हैं। इसलिए जब भी बारिश होती है तो ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। हालांकि वह जानता था कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन आकाश और धरती को नष्ट करने वाला दृश्य बहुत डरावना था। इसमें जरूर देवता शामिल थे। लोग जानते थे कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन फिर भी उनके दिलों में तिरस्कार का भाव था। किन बाई के लिए 1000 मील की दूरी के पीछे छिपना बेकार था। उसके दिल पर जो असर पड़ा उसे अकेले ही झेलना था। किन बाई की हालत बहुत खराब थी। उसकी खांसी लगभग खून की हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा दृश्य देखेगा जो किसी का दिमाग इस तरह तोड़ देगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, हान सेन, मुझे बचाओ। हान सेन ने आह भरते हुए कहा, श्रीमान युवराज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें दूसरे लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको इनका सामना अकेले ही करना होगा। मेरे पास एक हुनर है।
अगर आप इसकी नकल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हान सेन के ऐसा कहने के बाद उसने किन बाई को एक ऐसा हुनर सुनाया जो उसके मन को सुकून दे सके। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन युद्ध के मैदान और दूसरे गंभीर ध्वनिकी तंत्रों के ऊपर भी सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज किन बाई के कानों में पहुंच गई, जिससे वह सब कुछ सुन सका। किन बाई ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं ऐसा कुछ कैसे सीख पाऊंगा? जल्दी करो और कोई रास्ता निकालो। हान सेन ने इसे दोबारा पढ़ने से पहले कहा, क्योंकि इसे सहना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें सीखना होगा। इसे स्वीकार करने के लिए तुम्हें ये सीखना होगा। इसके अलावा कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। किन बाई के पैर कांपने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी छाती में खून बेतहाशा दौड़ रहा हो। वह बस अपने दिल पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। उसने दांत पीसकर याद करने की कोशिश की कि हान सेन ने क्या कहा था। उसने अपने मन को शांत करने और आकाश और धरती को नुकसान पहुंचा रहे उस भयानक शक्तिशाली प्रभाव से लड़ने के लिए इस उपाय का इस्तेमाल किया। किन बाई गूंगा नहीं था। दरअसल वो बहुत होशियार था। चूंकि वह हमेशा खेलना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा सीखने की जहमत नहीं उठाई। अब जब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो उसने बहुत तेजी से सीखा। उसने कम समय में ही कुछ अच्छी बातें सीख लीं। हालांकि वह अभी भी किसी मायावी देवता से नहीं लड़ सकता था, फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कुछ मीठा चखा था। अब किन बाई हान सेन की बात मानकर सब कुछ कर रहा था। कुछ ही देर बाद उसका भ्रम दूर हो गया। किन बाई के कांपते पैर ढीले पड़ गए। वह जमीन पर बैठ गया। हान सेन, तुम्हारा हुनर काम तो करता है, लेकिन ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्या कोई और हुनर है? किन बाई ने शिकायत की। नहीं, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हें लगता है कि यह बेकार है, तो इसकी वजह यह है कि तुमने इसे अभी अभी सीखा है। कुछ ही समय में ये सचमुच उपयोगी हो जाएगा। मिस्टर हान सही कह रहे हैं, 1000 माइल रीच ने कहा। मिस्टर क्राउन प्रिंस, आपको इसका थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए। सोल्जर नाइफ स्काई में हमेशा कुछ पुराने युद्ध दृश्य होते हैं। कभी कभी वे घंटों तक चलते हैं। जब किन बाई ने ये सुना तो उसका चेहरा कड़वा हो गया। अगर मुझे ये पता होता तो मैं यहाँ नहीं आता। हान सेन, तुमने मुझे धोखा दिया। हान सेन जोर से हंसा। ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन क्या तुम्हें ये दिलचस्प भी नहीं लगता? तुम हमेशा महल में रहे हो और ऐसी चीजें कभी नहीं देखी। घर वापस जाकर अगर अधिकारी तुम्हें अज्ञानी और जवान कहें, तो तुम उनसे पूछ सकते हो कि क्या वे कभी सोल्जर नाइफ स्काई गए हैं। उसके बाद उनसे पूछो कि ज्यादा अज्ञानी कौन है। जब किन बाई ने ये सुना तो उसका चेहरा खिल उठा। वह लोगों द्वारा उसे जवान और अज्ञानी कहे जाने से तंग आ चुका था। जब भी वह कोई गलती करता या कुछ करना चाहता, तो अधिकारी किन जिनझेन को बता देते। वे अक्सर अज्ञानी शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये दो शब्द सुनकर किन बाई को लगा जैसे दीवार पर मुक्का मार रहा हो। कुल मिलाकर हान सेन की बात समझ में आ रही थी। वे अधिकारी दिन भर घर पर खाना खाते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, किन बाई ने गुस्से से कहा। और मैं इतनी खतरनाक जगह पर रह चुका हूं। इन परीक्षाओं के बाद वे मुझे जवान या अज्ञानी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। हान सेन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि किन बाई चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, अफसर उसे अज्ञानी और जवान ही कहेंगे। सचमुच अज्ञानी होने और न होने में फर्क होता है। कुछ नया अनुभव करना हमेशा अच्छा होता है। हान सेन, जल्दी करो और मुझे उस कौशल के बारे में बताओ जिसका मुझे अभ्यास करना चाहिए। किन बाई और पूछने से पहले इंतजार नहीं कर सका। हालांकि किन बाई ने जो भी किया, उसमें उसकी रुचि ज्यादा देर तक नहीं रही, लेकिन सैनिक चाकू वाले आकाश में उसे पता था कि उसे ऐसा करना ही होगा। वरना अगर ये दृश्य फिर से हुआ तो उसे फिर से कष्ट सहना पड़ेगा। दरअसल ज्यादातर आम लोग किन बाई जैसे ही होते हैं। अगर उन्हें किसी कोने में धकेला न गया होता तो उन्हें अपने अंदर छिपी असली ताकत का एहसास ही नहीं होता। यही कारण था कि किताबें पढ़ने से यात्रा करना बेहतर था। किताबें पढ़ने से व्यक्ति आलसी हो सकता था, यात्रा में आलसी होना संभव नहीं था। जब कोई कठिनाई या समस्या आती थी तो उसे सुलझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। अगर वह अपनी समस्याओं पर काबू नहीं पाता तो उसकी सजा जल्दी ही मिल जाती थी। हान सेन धीरे धीरे किन बाई को ये हुनर सिखाता रहा। यह कोई जेनो आर्ट नहीं था, ये बस दिमाग को मजबूत करने का हुनर था। ये किसी भी दुनिया में काम आ सकता था। किन बाई ने इस बार इसे सीखने की पूरी कोशिश की। 1000 माइल रीच और जिया शी झेन ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि राजा ने सही चुनाव किया है।
अगर किनबाई को ये सब अनुभव करने का मौका न मिलता तो वह कभी परिपक्व और महल के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं बन पाता। वह आम राजकुमारों जैसा नहीं था, वह राजा का इकलौता बेटा था। किन जिनजेन ने उसे सिर्फ एक बेटे के रूप में पाला था। कोई दबाव नहीं था, इसलिए पूरा महल उसका पक्षधर था। उसके साथ कभी छल नहीं हुआ था, इसलिए उसका विकास धीमा रहा था। वे हान सेन की भी प्रशंसा करते थे, चाहे वह हथियार देखने का हुनर हो या किनबाई को ईश्वर को घूरने का हुनर सिखाना, सब कुछ बहुत अजीब था। जैसे जैसे वे उसे बोलते सुनते वे भी उसे सीख लेते। जिया शी झेन ने अजीब तरह से हान सेन को देखा और सोचा, ये कौन है? इसने जो सीखा है वह किसी आकाश मानव जैसा है। वे 100 मील चल चुके थे जब जियान बूगू ने आगे इशारा करके कहा, मुझे याद है कि तलवार वहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह अब भी मौजूद है। सबने उस ओर देखा जहां उसकी उंगली इशारा कर रही थी। उन्हें तलवारों के जंगल में एक खाली उपवन दिखाई दिया। उस राज्य में हर जगह हथियार बिखरे पड़े थे। कुछ दर्जन मील तक वह जगह खाली थी। कोई और हथियार नजर नहीं आ रहा था। हान सेन ने खाली जगह पर नजर डाली। उसके बीच में एक तलवार रखी थी। वह तलवार कुछ खास नहीं लग रही थी। वह कांसे की बनी थी और काफी पुरानी लग रही थी। उसमें कोई तामझाम या खास सजावट नहीं थी। वह बस एक तलवार थी जिस पर कुछ दिलचस्प और पुराना लिखा हुआ था। 1 इंच सोच, फिर 1 इंच ग्रे। हान सेन ने तलवार पर लिखे शब्दों को धीरे से पढ़ा। वे कुछ ही शब्द थे, लेकिन इससे वहां मौजूद लोगों को यह एहसास हुआ कि किसी की बहुत याद आने पर कैसा महसूस होता है। जियान बूगू ने कहा, हाँ, यही तलवार है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि यह बस एक जुनूनी किस्म की तलवार है। इतना कहकर उसने किनबाई को उस ओर बढ़ते देखा। वह तेजी से आगे बढ़ा और किनबाई का रास्ता रोक दिया। उसने सहजता से कहा, यह तलवार सैनिक चाकू आकाश की बाकी तलवारों से अलग है। ये खाली जगह उसकी है। तुम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। श्रीमान, अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा? जिया शिझेन ने विनम्रता से पूछा। जियान बूगू का चेहरा हमेशा शांत दिखता था। अब वह थोड़ा उलझन में लग रहा था। उसने कहा, दरअसल यहाँ ज्यादा बड़े मुद्दे नहीं उठते, लेकिन जब तक बहुत जरूरी न हो, मेरी सलाह है कि आप अंदर न जाएं। क्या हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी? किनबाई ने पूछा। आमतौर पर तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, जियान बूगू ने कहा। तलवार यूं ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर तुम सचमुच इसे चाहते हो तो इसे निकालने की कोशिश कर सकते हो। शायद तुम इसे अपने पास रख सको। यह अच्छा है। मैं देखना चाहता हूं कि यह किस तरह की तलवार है। किनबाई की शक्ति अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची थी, इसलिए वह देख नहीं पा रहा था। उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। उसने जियान बूगू को ये कहते सुना कि कोई खतरा नहीं है, इसलिए वह खाली जगह की ओर चल गया। 1000 माइल रीच और जिया शी झेन जानते थे कि जियान बूगू की बात का मतलब कुछ और था, लेकिन किनबाई पहले ही वहां पहुंच चुका था, इसलिए उन्हें भी उनके पीछे ही चलना चाहिए था। हान सेन और बाओ एर भी पीछे पीछे चले गए। सिर्फ जियान बूगू ही नहीं हिला। वह हथियारों के जंगल में वहीं खड़ा रहा। उसने उन्हें आगे बढ़ते देखा और मन ही मन कहा, हालांकि जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वह तलवार बहुत तकलीफदेह है। उसे उकसाना ही बेहतर होगा। वे कुछ लोग अभी खाली जगह पर कुछ ही कदम चले थे कि अचानक उन्हें तलवार की आवाज सुनाई दी जो किसी वाद्य यंत्र जैसी लग रही थी। ध्वनियां बिल्कुल स्वप्निल और अवास्तविक थीं। जब 1000 माइल रीच ने तलवारों की आवाज सुनी तो उसने किनबाई से कहा, राजकुमार, पहले मैं तुम्हें हमेशा तलवारों की आवाज पहचानना सिखाता था। क्या तुम पहचानते हो कि यह किस तरह की तलवार है? ये धातु का होना चाहिए, किनबाई ने कहा, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। बुरा नहीं, 1000 माइल रीच ने कहा। यह धातु की तलवार है। ज्यादा स्पष्ट रूप से कहें तो ये संभवतः कांसे की तलवार है। तलवार की आवाज सुनकर आप बता सकते हैं कि तलवार लगभग 4 फीट लंबी है और इसका शरीर लगभग 1.5 इंच मोटा है। आप ये भी बता सकते हैं कि इसका ब्लेड 30 डिग्री पर है। हान सेन ने इसकी प्रशंसा की। 1000 मील तक पहुंचना वाकई किन साम्राज्य का सबसे महान गुरु था। वह तलवारों की आवाज सुनने में बहुत कुशल था। हालांकि हान सेन भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे डोंगशुआन सूत्र की जरूरत थी। ये सैनिक चाकू आकाश था। ब्रह्मांड के नियमों की पाबंदियों के बिना हान सेन आसानी से डोंगशुआन सूत्र का जाप कर सकता था। उसे कानों से सुनने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। किनबाई ये जानने के लिए बेताब था कि क्या 1000 मील तक पहुंचना सही था। वह जल्दी से वहां दौड़ा जहां से तलवार की आवाज आ रही थी। देव श्रेणी के जीन जाति के संयुक्त मानव के लिए 30 फुट कुछ भी नहीं थे।
जल्दी जल्दी में किन बाई को वह पुरानी कांसे की तलवार दिखाई दी जिस पर लिखा था 1 इंच सोच फिर 1 इंच स्लेटी। 1000 मील की पहुंच बहुत शक्तिशाली है, किन बाई ने चौंकते हुए कहा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। यह तो बस अनुभव की वजह से है। मिस्टर क्राउन प्रिंस को मेरे जैसा बनने के लिए बस और देखने और सुनने की जरूरत है। 1000 माइल रीच ने इस मौके का इस्तेमाल किन बाई को और सीखने में मदद करने के लिए किया। मिस्टर जियान क्यों नहीं आ रहे हैं? जिया शी जेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जियान बूबू उनके साथ नहीं जा रहा था। शायद वह किसी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। हान सेन जानता था कि जियान बूबू उनके साथ नहीं गया था और वह अनुमान लगा सकता था कि क्यों। किन बाई ने ध्यान नहीं दिया था। उसने पुरानी कांसे की तलवार को देखा और कहा, 1000 माइल रीच, आपने मुझे जो तलवारबाजी सिखाई है उसके हिसाब से ये तलवार काफी साधारण लगती है। ये बस एक पुरानी कांसे की तलवार लगती है जिसका इस्तेमाल शायद सजावट के लिए किया जाता होगा। ये पुरानी और शक्तिशाली तो लगती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह किसी काम की हो सकती है। क्या ये वाकई कोई बेहतरीन तलवार है? 1000 माइल रीच ने जवाब दिया, तलवारबाजी देखना बहुत गहरी बात है। आप इसे इसके रंग रूप से नहीं आंक सकते। जब आप एक खास स्तर पर पहुंच जाते हैं और आपको तलवार एक देवता जैसी दिखाई देती है तो ये तलवार देखने में तो सामान्य लगती है, लेकिन इससे एक डरावनी ईश्वरीय रोशनी निकलती है। किन बाई सिर हिलाता रहा। उसने आशा भरी नजरों से पूछा, जैसा तुम देख रहे हो, क्या इस हथियार की तलवार मेरी तलवार से मेल खाएगी? श्रीमान युवराज भविष्य के राजा हैं। आपका दिमाग खास है। साधारण हथियार आपको रास नहीं आएंगे। 1000 माइल रीच को ये स्वीकार करना बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने अपनी निराशा को जितना हो सके कम करने की कोशिश की। किन बाई की इच्छाशक्ति बहुत कमजोर थी। बहुत कम हथियार उसकी बराबरी कर पाते थे। हान सेन के लिए भी एक हथियार चुनना मुश्किल था। उसके जैसा शक्तिशाली कोई और हथियार ढूंढना मुश्किल था। उसके किन बाई को रास आने की संभावना बेहद कम थी। हालांकि 1000 माइल रीच ने घुमा फिराकर कहा, किन बाई बेवकूफ नहीं था। वह उसकी बात समझ पाया और इस वजह से काफी निराश हुआ। 1000 माइल रीच, क्या तुम इस तलवार से मुकाबला करोगे? किन बाई ने पूछा। इस बारे में मुझे कोशिश करनी होगी। ऐसी देव तलवार मिस्टर जियान के लिए नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। 1000 माइल रीच ने ऐसा कहा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक उम्मीद बंधी हुई थी। अगर वह तलवार से मुकाबला कर भी लेता तो क्या होता? यह एक ऐसी तलवार थी जिसे जियान बूबू नहीं ले सकता था। अगर वह इसे वश में कर लेता तो ये बहुत ही शानदार होता। ऐसे में तुम कोशिश क्यों नहीं करते? किन बाई तलवार नहीं ले सकता था, लेकिन वह अभी भी देखना चाहता था कि वह तलवार कितनी अद्भुत है। क्यों न हम पहले मिस्टर हान को इसे आजमाने दें? 1000 माइल रीच ने विनम्रता से प्रस्ताव दिया। जब हान सेन ने उसे यह कहते सुना तो उसे पता चल गया कि शिक्षक अभी भी यही चाहता है। वह मुस्कुराया। तुम पहले क्यों नहीं जाते 1000 माइल रीच? वैसे भी मैं तलवारें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। 1000 माइल रीच ने इसे जिया शी झेन को भेंट किया, लेकिन वह उदासीन रही। इसलिए 1000 माइल रीच तलवार के पास गया। हालांकि अकेले तलवार उठाना जोखिम भरा था, जियान बू ने कहा कि इससे जान को खतरा हो सकता है। जियान बू झूठा नहीं था, इसलिए 1000 माइल रीच को इतनी चिंता नहीं थी। अगर मैं सचमुच तलवार की मंजूरी पा लूं। 1000 माइल रीच शर्मा गया। वो बहुत उत्साहित था। हालांकि वो उत्साहित था, वो बूढ़ा और होशियार था। 1000 माइल रीच लापरवाही की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने 4 जीन जातियों को बुलाया और उनके साथ मिल गया। फिर उसने तलवार की मूठ को छुआ। 1000 माइल रीच का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, मानो सूरज और चांद की रोशनी हो। जब उसके हाथ तलवार पर पड़े तो उसने उसे खींच लेना चाहा। हान सेन और बाकी लोगों की आंखें उसे देखते ही फटी की फटी रह गईं। वे उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है। अजीब बात है, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि कुछ हुआ ही नहीं। 1000 माइल रीच ने हैंडल छोड़ दिया और जीन रेस हट गई। वो अपने असली रूप में लौट आया। उसने धीरे से मुड़कर उनकी तरफ देखा। पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए, बाय मिशेंग, छठे महल का कोई रंग नहीं है। ये बहुत ही सुंदर कविता थी। इस दृश्य ने लोगों के दिलों को झकझोर दिया। अब 1000 माइल रीच का चेहरा बूढ़ा हो गया था। अपनी सफेद दाढ़ी और बालों के साथ जब वह पीछे मुड़कर देखता था तो उसके चेहरे का भाव उसे बेहद खूबसूरत बना देता था। वे उसकी आंखों के कोने उड़ते हुए देख सकते थे। उसकी आंखें मानो किसी को घूर रही हों। वे बहुत कामुक थीं, लेकिन एक दुष्ट भाव लिए हुए। हान सेन,
किन बाई और बाकी लोगों को सिहरन सी हुई। वे सब अजीब तरह से अपने सामने का नजारा देख रहे थे। ये बात किन बाई के लिए खास तौर पर सच थी। 1000 माइल रीच के बारे में उसकी धारणा ये थी कि वह थोड़ा ठंडा जरूर था, लेकिन एक बहुत ही नेक इंसान था। वो एक बूढ़े किताबी कीड़े जैसा था। किन बाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका चेहरा इस तरह के भाव प्रदर्शित कर सकता है। इससे वह पागल हो गया। 1000 माइल रीच की नशीली आंखों को उसके शरीर के घुमावों पर घूमते देखकर वो कामुक और फूहड़ लग रहा था। ये कामुकता घटिया ढंग से प्रदर्शित की गई थी। यह एक रूढ़िवादी वेश्या का उदाहरण था। हान सेन, बाओ ए, किन बाई और जिया शी जेन एक साथ खड़े थे, मुंह खोले। वे 1000 माइल रीच को अपने बेतुके शरीर को घुमाते हुए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नाच रहा हो। अगर यह नृत्य कोई सुंदर स्त्री कर रही होती तो सभी को इसका आनंद आता या फिर कुछ ऐसे विचार आते जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो एक बूढ़ा आदमी था जो नाचते हुए अपने कूल्हे मटका रहा था। वह तरह तरह की कामुक और मोहक हरकतें कर रहा था। उसने अपने पैर भी फैलाकर उन्हें सहलाया। यह ऐसा दृश्य था जिसने लोगों को वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। जिया शी जेन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसका पेट मरोड़ उठा। अब उसे समझ आया कि जब भी जियान बुगू तलवार की बात करता था तो उसे इतना अजीब क्यों लगता था। शिक्षक जियान ने कहा था कि उसे इस तलवार से पीटा गया था। क्या उसने? जिया शी जेन ने इस अजीब दृश्य के बारे में सोचा तो वो सिहर उठी। हान सेन भी यही सोच रहा था। वो जानना चाहता था कि अगर जियान बुगू इस तरह नाच रहा होता तो कैसा होता। अगले ही पल कुछ और भी चौंकाने वाला हुआ। 1000 माइल रीच नाचता रहा, लेकिन उसने अपने वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। वो दर्शकों को छेड़ने की कोशिश कर रहे किसी स्ट्रिपर की तरह था। उसने अपने वस्त्र उन पर फेंक दिए। हान सेन और बाकियों के मुंह खुले के खुले रह गए। वे झुकने और छिपने लगे। कोई भी उन वस्त्रों को छूना नहीं चाहता था। किन बाई बहुत अजीब लग रहा था। वो हंसना चाहता था पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो चिल्लाने ही वाला था, उतार दो इसे। वो स्तब्ध और आश्चर्यचकित था। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि 1000 माइल रीच वही व्यक्ति था जो उसे बचपन से पढ़ाता आ रहा था। अब वो इस तरह का व्यवहार करने पर मजबूर हो गया था। हान सेन को देखते ही किन बाई खुश हो गया। आगे चलकर 1000 माइल रीच मेरे साथ इतना बड़ा और शक्तिशाली व्यवहार कैसे करेगा। जिया शी जेन ने खुद को हंसने से रोका और हान सेन की तरफ देखा। मिस्टर हान, अब हम क्या करें? क्या हमें पहले 1000 माइल रीच पर नियंत्रण करना चाहिए? हान सेन ने 1000 माइल रीच की तरफ देखा जो नाच रहा था और अपने कपड़े उतार रहा था। वह एक पल चुप रहा और फिर बोला, ये तलवार रहस्यमयी या बुरी नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसा मिस्टर जियान ने कहा था। ये खतरनाक नहीं है। मुझे लगता है हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें उस तलवार का क्रोध नहीं जगाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जिया शी जेन ने सिर हिलाते हुए अजीब सा महसूस किया। हाँ, मुझे लगता है मिस्टर जियान सही थे। मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि हम 1000 माइल रीच को कैसे सामान्य स्थिति में लाएं। जब वे दोनों बातें कर रहे थे 1000 माइल रीच ने अपने सफेद अंडरवियर को छोड़कर अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। उसकी चमड़े जैसी रूखी त्वचा दिखाई दे रही थी। उसने हान सेन और बाकियों की तरफ देखा। उसने अपना पैर एक पत्थर पर रखा और दर्शकों को आंख मारी। उसने अपनी बूढ़ी टांगों को मोहक अंदाज में सहलाया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हान सेन और बाकियों को लगभग उल्टी आ गई। अचानक 1000 माइल रीच को ऐसा लगा जैसे उसे दौरा पड़ गया हो। वो तुरंत वहीं रुक गया और हिला तक नहीं। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उस पर भूत सवार हो गया हो, मानो बंद करने का स्विच ही खुल गया हो। 1000 माइल रीच की आंखें चमक उठी। उसने कुछ सेकंड के लिए हान सेन और बाकियों को देखा। फिर उसने एक ऐसी सिसकी भरी कि आसमान भी हिल गया। जब उन्होंने उसकी आवाज सुनी तो दूसरों को भी रोना आ गया। अगर कोई बच्चा आधी रात को रोता हुआ सुन ले तो वह रोना बंद कर देगा। थोड़ी देर बाद 1000 माइल रीच ने अपने कपड़े वापस पहन लिए। उसका बूढ़ा चेहरा अब भी हरा और सफेद हो रहा था। वो वहीं खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कई वार हुए हों। हान सेन और जिया शी जेन जानते थे कि अभी 1000 माइल रीच से बात करने का सही समय नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे दिलासा देने की कोशिश भी नहीं की। अगर वे अभी उसे दिलासा देते तो ये खुली आग में पेट्रोल डालने जैसा होता। खांसी, खांसी। टीचर जिया, आप भी तलवार लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? हान सेन ने सुझाव दिया। किन बाई ने सहमति जताई। हाँ, 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 शिक्षक जिया बहुत चतुर है। हो सकता है आपको तलवार की मंजूरी मिल जाए। जिया शी जेन ने उन दोनों को देखा
मासूमियत का दिखावा करने की कोशिश करते हुए। जब उसने सोचा कि अगर 1000 माइल रीच भी वही करे तो वह शर्मा गई। ये दोनों आदमी बहुत बुरे हैं। जिया शी जेन जानती थी कि दोनों क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने अपनी शिकायतें खुलकर नहीं कहीं। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने हान सेन की तरफ देखा और कहा, मैं और 1000 माइल रीच बहुत मिलते जुलते हैं। अगर 1000 माइल रीच सफल नहीं हो सकता तो मैं भी सफल नहीं हो सकती। लेकिन मिस्टर हान, आप मिस्टर क्राउन प्रिंस को सिर्फ 2 दिनों में तलवारबाजी सिखा सकते हैं। आपकी तलवारबाजी का स्तर यहाँ सबसे ऊंचा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में तलवारबाजी के लिए जरूरी गुण है। हाँ, 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 किनबाई ने समर्थन में चीखकर कहा। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही उस तलवार का दावा कर सकते हो। हान सेन दुविधा में पड़ गया। तलवार पुरानी थी। अगर उसने सही देखा होता तो वह तलवार दुनिया को तोड़ चुकी होती, वरना वह 1000 माइल रीच पर इतना असर नहीं डाल पाती और उसे अपने शरीर पर नियंत्रण खोने पर मजबूर नहीं कर पाती। उसका मानना था कि ऐसी तलवार होना बहुत अच्छा होगा। अगर वो ऐसी तलवार पर विजय पाना चाहता था तो वो जानता था कि यह आसान नहीं होगा। हान सेन ने सोचा, चूंकि मैं यहाँ हूँ तो एक कोशिश करके देख ही लेता हूँ। और हाँ, ब्रह्मांड के इस हिस्से में कोई दमन नहीं है। चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, मुझे खुद पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मिस्टर हान, तलवार की ताकत से सावधान रहिए। 1000 माइल रीच ने लंबा, ठंडा और कठोर खड़ा होकर कहा, इस पर साधारण भौतिक शक्ति काम नहीं करती। शुक्रिया, टीचर 1000 माइल रीच। हान सेन इस याद दिलाने के लिए आभारी था। अपनी शर्मिंदगी से बचकर हान सेन को ये याद दिलाना दिखाता था कि 1000 माइल रीच कितने सम्माननीय बुजुर्ग थे। हान सेन ने 1000 माइल रीच के व्यवहार के बारे में सोचा। उसने जो छवि बनाई थी वो जल्दी ही ढहने वाली थी। उसे अपना चेहरा न फटने देने के लिए जोर लगाना पड़ा। 1 इंच सोच, फिर 1 इंच धूसर। क्या वह कविता तलवार के साथ ही पैदा हुई थी या बाद में तलवार में जोड़ी गई थी? हान सेन तलवार के सामने चला गया और सोचने लगा। सोल्जर नाइफ्स काय के हथियार 2 चीजों से बने थे। वे सभी आधे हथियार और आधे जीन नस्ल के थे। उनमें शब्द होना स्वाभाविक था। उन्होंने उस देश के कई हथियारों पर कई नक्काशी और प्रतीक देखे थे, लेकिन वे कुछ शब्द तलवार की भावनाओं से मेल नहीं खा रहे थे। इससे हान सेन को लगा कि शायद किसी ने उस पर ये शब्द उकेर दिए हैं।